बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब जी स्टूडेंट्स। 10th क्लास प्रैक्टिकल सेंटर कॉम्प्रिहेंसिव पेपर आप तमाम स्टूडेंट्स की रिक्वेस्ट आ रही थी मैम इसको जो है वो सॉल्व कर दें, हमें सॉल्व करवाएं। देखें बेटा, ये चीज़ें तो आप लोगों को फ़िलहाल तो ख़ुद करनी चाहिए ताकि आप लोगों की प्रैक्टिस हो, आपको पता चले कि आप लोगों के को कितना आता है और कितना आप लोगों की प्रैक्टिस हो चुकी है एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग। अच्छा जी, तो लेकिन अब यहाँ पे आप लोगों को इसका सोल्यूशन दे रही हूँ बेटा। फर्स्ट क्वेश्चन आपको पता है कि जो सेक्शन है आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आंसर्स होते हैं, एमसीक्यूज़। तो इसका जो लेक्चर है, वीडियो है, वो मैंने जब प्रैक्टिकल सेंटर का पेपर कॉम्प्रिहेंसिव पेपर आप लोगों के साथ शेयर किया था, तो उसके साथ ही मैंने आप लोगों को इसके एमसीक्यूज़ सॉल्व करवा दिए थे इन डिटेल। बहुत डिटेल में मैंने एक्सप्लेनेशन इसकी दी थी। तो एमसीक्यूज़ का जो लेक्चर है वो आप डिटेल में जाकर डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, वहाँ से आप एमसीक्यूज़ देखेंगे इसके। आ जाते हैं हम सेक्शन बी पर। सेक्शन बी में हमारे पास हमारे शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स हैं। अटेम्प्ट एनी 6 क्वेश्चन फ्रॉम दिस सेक्शन। अच्छा जी, फर्स्ट क्वेश्चन आप देख लीजिए, ये डी मॉर्गन लॉ है, और जबकि जो हमारा मॉडल पेपर न्यू आया है उसमें डी मॉर्गन लॉ तो नहीं दिया गया, लेकिन चांसेस हैं कि आपका डी मॉर्गन लॉ इंशाल्लाह आपका बोर्ड एग्ज़ाम में भी आएगा। अच्छा, फर्स्ट देख लीजिए यहाँ पे, अगर वो डी मॉर्गन लॉ के आगे ये आपको जो कंडीशन दी गई है, ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट इज़ इक्वल्स टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, अगर ये दे देता है तो जैसा कि आपको ये नज़र आ रहा है डी मॉर्गन लॉ, ये कंडीशन दी। अगर ये आपको ना भी दें, सिर्फ डी मॉर्गन लॉ दें, तो आपको तब भी थोड़ा सा इसको याद करना पड़ेगा। इसकी 2 पॉसिबिलिटीज़ होती हैं। ऐसे देखो, ए इंटरसेक्शन बी की, ये 2 तरीके से आप उसको फाइंड आउट कर सकते हो। होल कॉम्प्लीमेंट इज़ इक्वल्स टू ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। या तो ये इस तरीके से आप करोगे, या फिर आप इसको इस तरीके से करोगे। अगर यहाँ पे यूनियन लगा रहे हो तो राइट साइड पे लेफ्ट में, मतलब एक तरफ अगर यूनियन है दूसरी तरफ इंटरसेक्शन होगा और होल कॉम्प्लीमेंट में आ जाएगा। देखो यहाँ पे इन्होंने कहा कि ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल्स टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। हमें ये प्रूव करना है कि लेफ्ट साइड जो है वो राइट साइड के इक्वल है। अच्छा, यहाँ पे इन्होंने जो सेट्स दे दिए गए हैं ना आपको बेटा, कि ए का सेट दे दिया, बी दे दिया, यूनियन दे दिया, यू का सेट दे दिया यूनिवर्सल। अब यहाँ पर अगर ये आपको सेट ना दें, देखिए मैं आपको हर चीज़ के लिए आगाह कर रही हूँ यहाँ पर, ताकि आप लोगों के अच्छे तरीके से प्रैक्टिस हो सके। यहाँ पे वो आपको टेबुलर फॉर्म भी दे सकता है, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म भी दे सकता है, सेट बिल्डर फॉर्म भी दे सकता है। अब आप कहेंगे मैं सेट बिल्डर फॉर्म क्या है। अब ये जो आपके पास दिया गया ना 1 2 3 4, अब यहाँ पे 5 6 7 वगैरह नहीं दिया। अगर स्टार्टिंग से अगर ये सेट यूँ होता, देखो ए बराबर है 1 2 3 4 और यहाँ तक 12 तक ले लो, पूरा सारे नंबर्स होते। फिर मैं आपको बताती हूँ दोबारा से। देखो बेटा, ऐसे मैंने कहा एक्स इज़ ए नेचुरल नंबर लेस देन 12 एंड इक्वल टू 12। अगर इस तरीके से आएगा, फिर आपने इसको ख़ुद बनाना होगा फॉर्म की, मतलब जो वर्डिंग है 1 2 3 4 अल्फ़ाबेट्स में, ये आपके पास नंबरिंग में, सॉरी, तो आपने ख़ुद लिखना होगा। अगर वो आपको वर्डिंग में दे देता, डिस्क्रिप्टिव में दे देता है कि भाई अ सेट विच इज़ लेस देन 12, या इवन नंबर, या लेस देन जो भी हो कंडीशन के अकॉर्डिंग, कि डिविजिबल बाय 5, जो कि हमने स्टार्टिंग एक्सरसाइज 17 में किया। सारी चीज़ों को आप लोगों ने स्टार्टिंग में पढ़ा, जिसका ताल्लुक आपका एमसीक्यू से भी है, वो सारी चीज़ें आपने करनी है। टेबुलर फॉर्म भी दे सकता है। टेबुलर फॉर्म बेसिकली होती है क्या, टेबुलर फॉर्म इज़ दैट सेट इन विच द एलिमेंट्स ऑफ द सेट्स आर एक्सप्रेस इन सेपरेटली कर्ली ब्रैकेट्स। ठीक है, ये जो दिया है ना, ये टेबुलर फॉर्म होती है, जिसमें हर चीज़ जो है वो अलग अलग तरीके से दी गई होती है। 1 2 3 4 अलग अलग वर्डिंग में दे दिया गया है। ठीक है, सेपरेट करके नंबर, ये टेबुलर फॉर्म में होती है जो उन्होंने हमें आपको दी है। और डिस्क्रिप्टिव में आ जाए या सेट बिल्डर में आ जाए, तो आप लोग उसको ये याद रखिएगा कि जब भी डी मॉर्गन लॉ आता है, अगर आप 10 ईयर्स को भी फॉलो करो तो 10 ईयर्स में आप देखोगे कि डी मॉर्गन लॉ सारे सेट्स का चैप्टर तो पहले भी मैट्रिक बुक में मौजूद था। तो ये सारी चीज़ें जो है आप लोग इसके लिए हाज़िर रहें। ये नहीं कि अगर आप प्रॉपर तरीके से अपना माइंड बनाकर जा रहे हैं कि अगर डी मॉर्गन लॉ आएगा और मैं करूँगा, तो फिर आपको फिर ये वाली चीज़ें भी आनी चाहिए कि इसको आपको किस तरीके से अपना ओपन करना है। इवन लेस देन 10, इक्वल टू 10, और नंबर लेस देन जो है वो आपके पास पूछ 9 कह दे। ठीक है, प्रिपेयर रखना है आपको अपने आप को। तो इसके लिए बेटा जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में भी मौजूद है। स्टार्टिंग के चैप्टर्स में जब मैंने इंट्रोडक्शन आपको दिया सेट के अकॉर्डिंग, तो आप वहाँ से जाकर जो है ये तीनों चीज़ों को देख लोगे। टेबुलर फॉर्म की एग्जांपल्स मैंने आपको समझाई, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म मैंने आपको बताया, सेट बिल्डर फॉर्म मैंने आपको लेना बताया। तो ये सारी चीज़ें आपने वहाँ से करनी है। तो अपना टाइम ज़ाया के बगैर बढ़ते हैं आगे। समझ में आ गया। अब यहाँ पे ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट पहले आप फाइंड करोगे। फर्स्ट वी विल सॉल्व लेफ्ट हैंड साइड।
लेफ्ट हैंड साइड पे आपके पास ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल्स टू यू माइनस ए यूनियन बी। अच्छा, यहाँ पे ये जो कॉम्प्लीमेंट है इसका मतलब होता है इस यू में से आपने इस पूरे ए यूनियन बी को माइनस कर देना। आप सबको पता है अगर कॉम्प्लीमेंट जैसे होता है ए कॉम्प्लीमेंट, उसका मतलब होता है यू माइनस ए। बी पे कॉम्प्लीमेंट है तो आप कहोगे यू माइनस बी। इसी तरीके से अगर आपके पास ए यूनियन बी पे कॉम्प्लीमेंट लगा है तो आप कहोगे यू माइनस ए यूनियन बी। इसी तरीके से अगर ये इंटरसेक्शन होता है तो आप कहते हैं यू माइनस ए इंटरसेक्शन बी। क्लियर? इस तरीके से आपको करना है। अब यहाँ पे सिंपली, अब इतना मैं डिटेल में आपको नहीं बताऊंगी, डायरेक्ट बताऊंगी क्योंकि लेक्चर बहुत ज़्यादा लेंदी होने वाला है। 1 आवर से आगे जो लेक्चर जाएगा आपका, तो आप लोग इसको अच्छे तरीके से देखें। ये ए का सेट लिया, अभी यूनियन लिखा, बी का सेट। यूनियन में क्या होता है कि सेम सेट एक से सीरियल वाइज आ जाते हैं, रिपीटेड नहीं होता। 1 2 3 4 5 6 8 एंड 12 हो गया। ठीक है जी। अब आपने यू में से माइनस करना है। यू के जो सेट है वो गिवन है 1 से 12 तक, और आपने ए यूनियन बी का जो आंसर आया आपने यहाँ पे कॉपी कर दिया। आप कट कर दो, जो फर्स्ट वाले के एलिमेंट्स बचेंगे वो आपने यहाँ पर लिख देने। 5 7 9 8 आपका आंसर आया लेफ्ट हैंड साइड का। ठीक है जी। अब हम राइट हैंड साइड प्रूफ करते हैं कि ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट को क्या हमारा आंसर ये आता है 5 7 9 8। जी बिल्कुल आएगा। कर देखते हैं। पहले हमने फाइंड किया यहाँ पर ए कॉम्प्लीमेंट। ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या है यहाँ पे यू माइनस ए। तो आप यहाँ पे एक वर्डिंग यहाँ लिख लीजिए। जो बच्चे ने चीज़ें नहीं लिखी वो मैं आपको यहाँ बता दूँगी ताकि आप लोगों को समझ में आ जाएगा। यहाँ पे यू माइनस ए किया गया है। ठीक है जी। यू का सेट लिखा, माइनस किया, ए क्या है आपके पास सेट से, तो आपके पास आंसर आया 5 7 8 9 10। अब बी कॉम्प्लीमेंट, तो यहाँ पे आप लिख लीजिए यू माइनस बी इस जगह पर। ठीक है, यू माइनस बी लिखें, यू के एलिमेंट्स हैं और यहाँ पे बी के एलिमेंट हैं। और आपने, अगर आपको डायरेक्ट आता है तो नो इशू, इस तरह भी आप कर सकते हो, लेकिन जिन बच्चों को नहीं आता स्टेप बाय स्टेप बताऊँगी। अब यहाँ से इसको माइनस कर दीजिए। जो पहले वाले के बचेंगे वो आपने लिखने हैं, जो यू के बचेंगे। तो आपके सारे एलिमेंट्स बच रहे हैं, इन्होंने यहाँ कॉपी कर दिए। अब नेक्स्ट स्टेप में आप इन दोनों को तो अपने फाइंड कर लिया। आप यहाँ पर लिख भी सकते हो फर्स्ट वी विल फाइंड, यहाँ पे आप लिख लो फर्स्ट वी विल फाइंड ए कॉम्प्लीमेंट एंड बी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, और फिर क्वेश्चन नंबर 1 करके भी छोड़ सकते हो। जिस तरह बाद में वैल्यूज आ गई ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट की, इसको पुट कर दो क्वेश्चन नंबर 1 करके। इस तरह भी आप कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। ठीक है जी। इनका कॉन्सेप्ट क्लियर था बच्चे का, तो उसने डायरेक्ट सॉल्व किया। यहाँ पे ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट है, तो आपने यहाँ पे ए कॉम्प्लीमेंट का आंसर लिखा, इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट का आंसर। देखो ए कॉम्प्लीमेंट का ये आंसर है और बी कॉम्प्लीमेंट का ये आंसर है। यहाँ इन दोनों का आंसर लिखने के बाद आपने इंटरसेक्शन मतलब क्या होता है, कॉमन एलिमेंट जो दोनों में आ रहे हैं। देखो 5 7 9 10, 5 7 9 10 दोनों में आ रहे हैं, तो आपने यहाँ पे कॉपी कर दिया। अच्छा, ये वीडियो जो है, जो बच्चे समझना चाहते हैं इसके सॉल्यूशन को वो देखें, और जो पीडीएफ लेना चाहते हैं, सिर्फ हलवा खाना चाहते हैं पका पकाया, तो बेटा वो डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप जाके वहाँ से डाउनलोड कर लें, कोई मसला नहीं। मैं आपको पीडीएफ भी दे दूँगी, लेकिन ये वीडियो सिर्फ उन बच्चों के लिए है जिनकी रिक्वेस्ट आई है और कि मिस आप हमें डिटेल में समझाएं। तो जो बच्चे इस लेक्चर को पूरा वॉच करेंगे उनके इंशाल्लाह से बचल कोई कॉन्सेप्ट ऐसा नहीं है जो रह जाएगा, सब चीज़ें मैं उनकी क्लियर कर दूँगी। ठीक है जी, यहाँ तक समझ में आ गया। अब हमारे पास ये क्वेश्चन नंबर 2 जैसा कि आपको नज़र आ रहा है यहाँ पर बेटे कि सिमेट्रिक डिफरेंस आया है। अगर आप यहाँ पर देखो, ये ए का सेट दिया गया है और बी का सेट दिया गया है, और कहता है ए डेल्टा बी फाइंड करें। अब ए डेल्टा बी इज इक्वल्स टू ए यूनियन बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी। ये भी कंडीशन, अगर ये सिमेट्रिक डिफरेंस ये ना देता, अगर इसकी जगह ये ना देता, तो आपको याद रखना है कि ए सिमेट्रिक बी जो है वो 2 तरीके से आप फाइंड कर सकते हो। पहली कंडीशन इसकी ये होती है, अब वहाँ पे भी मैंने पॉसिबिलिटीज़ कह दिया था, कंडीशन कहना था ए, जो डी मॉर्गन लॉ, ए यूनियन बी, ठीक है यहाँ पर, और माइनस ए इंटरसेक्शन बी, जो कि आपको ऊपर नज़र आ रहा है, जो इन्होंने दी है। इंटरसेक्शन बिल्कुल गोल करके बनाया करें, ऐसे करके। ठीक है जी, बाद बच्चे ऐसे करके बना देते हैं, यू को यूँ करके बना देते हैं, ये रॉन्ग हो जाता है। यूनियन का मतलब सिंपल यूँ, इंटरसेक्शन है तो यूँ। ठीक है जी। अच्छा, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मैं यहाँ से इरेज कर दूँ, ठीक है, ताकि मैं आप लोगों को यहाँ से समझा भी सकूँ। अगर वो हमें ए इस तरह ना दे, वो किसी और, वो एक और तरीका भी होता है इसको फाइंड करने का कि ए माइनस बी, आप लिख लो यहाँ पर, बीच में आ जाएगा यूनियन और यहाँ आ जाएगा बी माइनस ए। आपको प्रूफ करना होगा। पहले आप क्या करोगे, पहले सिमेट्रिक बी फाइंड करोगे, मतलब ए में से बी को माइनस कर दोगे और जो दोनों के एलिमेंट्स बचेंगे वो लिखोगे। जब आप ए माइनस बी कर रहे होते हो ना, तो जो पहले के एलिमेंट्स बचते हैं वो लिखते हो। जब आप यू माइनस ए कर रहे होते हो, यू माइनस बी वॉट एवर कुछ भी कर रहे होते हो, ठीक है, अगर आपके पास यू माइनस ए आ जाए तो आपने यू के एलिमेंट्स लिखने हैं। ठीक है, अगर आपके पास जो है बच्चे
मतलब इस तरीके से कोई भी आपके पास कोई डिफरेंस आता है तो आप पहले के एलिमेंट लिखते हो। लेकिन एसिमेट्रिक भी वो एक वाहिद वो डिफरेंस है जिसमें आप माइनस कर रहे होते हो, तो दोनों के जो एलिमेंट्स बच रहे होते हैं वो लिखने होते हैं। ये तो आपको मैंने समझाया हुआ है अपने लेक्चर्स में, जिन बच्चों ने देखा चैनल पर जाहिर है आपको सब मिल जाएगा। अब यहाँ पे आपके पास पहले आपने ए यूनियन बी फाइंड किया, फिर यहाँ से आपने इंटरसेक्शन बी फाइंड किया। इन दोनों को आपने इसका जो आंसर आएगा उसमें आपने आपस से माइनस कर देना है। ठीक है, यहाँ पे आपने माइनस कर देना है। इस तरीके से करके दिखाती हूँ किस तरह हुआ है। और सेकंड कंडीशन अगर ये नहीं देता, अगर इस तरह भी दे देता तब भी आपका आंसर सेम आएगा। ये दो कंडीशंस होती हैं हमारे पास जो है वो सिमेट्रिक डिफरेंस फाइंड करने की। यहाँ पे ए माइनस बी और बी माइनस ए दोनों बीच में यूनियन है। ये दो कंडीशन अच्छे तरीके से इसको नोट कर लीजिएगा। अब यहाँ पे इन्होंने फर्स्ट वाली कंडीशन दी गई है, कोई मसला नहीं, इसको सॉल्व करते हैं। पहले हम करते हैं फर्स्ट विल फाइंड लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड पे हमारे पास है ए इंटरसेक्शन बी। आपने ए के एलिमेंट्स लिखे, यहाँ पे आपने बी के एलिमेंट्स लिखे। अब आपने इसको माइनस करना है तो आप यहाँ पर माइनस लगाओ, ऐसे माइनस का साइन आएगा इस जगह पर। माइनस का मतलब है दोनों के जो एलिमेंट्स को आपने कट कर दिया और जो बचा वो आपने यहाँ पर लिख दिया। यहाँ पे बचा 1 3 5 इसके बचे और 8 10 इसके बचे, दोनों के एलिमेंट्स आते हैं सिमेट्रिक डिफरेंस में। ठीक है जी, ये बिल्कुल ठीक है। आगे आ जाइए, जो जो मिस्टेक बच्चे की निकलेंगी वो भी मैं क्लियर कर दूँगी। मेरे पास भी इतना टाइम नहीं था कि मैं प्रॉपर तरीके से आप लोगों को इस तरह मैंने सोचा कि बच्चों ने तो सॉल्व कर ही लिया, अब इसमें वॉइस ओवर आप लोगों को दे देती हूँ। ठीक है जी, राइट हैंड साइड पे आ जाओ। अब ए यूनियन बी और ए इंटरसेक्शन बी। ए यूनियन बी आपने क्या करना है, यहाँ पे पहले ए यूनियन बी फाइंड करना है। सिंपल इस तरीके से किया जाता है, सारे सेम एलिमेंट्स आपने उठा लेने होते हैं। सॉरी, आपने सीरियल वाइज एलिमेंट्स उठा लेने होते हैं और इंटरसेक्शन में आपने कॉमन एलिमेंट्स उठा लेने होते हैं। ए इंटरसेक्शन भी ए यूनियन भी आपने यहाँ कर लिया। अब ये करने के बाद आपने इन दोनों को माइनस करना है। पहले यहाँ पे ए यूनियन बी के एलिमेंट्स रखो, यहाँ पे इंटरसेक्शन बी के एलिमेंट्स रखो, बीच में माइनस आ रहा है तो आपने माइनस कर देना है। यहाँ पे 1 3 5 8 10। अब यहाँ पर जो फर्स्ट के एलिमेंट बचेंगे ना वही लिखना है। सिर्फ सिमेट्रिक वाले में ऐसे किया जाता है कि जो दोनों के एलिमेंट्स होते हैं वो लिखे जाते हैं। ये चीज़ याद रखिएगा। देखिए आपका आंसर बिल्कुल ठीक आया है, 1 3 5 7 10। और यहाँ देख लीजिए 1 3 5 7 1 3 5 8 10, सॉरी 1 3 5 8 10 दोनों का आंसर राइट है, लेफ्ट हैंड। और ये प्रेजेंटेशन देखें, ये पेपर दिखाने का मकसद भी आपको ये था कि बच्चे की प्रेजेंटेशन देखें। आपने इस तरीके से लाइंस ड्रॉ कर कर और आपने इस तरीके से अपना पेपर सॉल्व करना है। बच्चे क्या करते हैं एग्जाम में, दोनों तरफ इतने मोटे मोटे मार्जिन डालते हैं। लाइंस इस तरह नहीं करना, पेज ज़ाया होता है। प्रॉपर तरीके से काम किया करें, ठीक है। अब हमने एक्स एंड वाई की देखो वैल्यू को फाइंड करना है। अब हमने आपको कहा कि 2x माइनस 3y 3 के इक्वल है और 5x y को 16 के इक्वल है। अब यहाँ पे पहले आप एक काम करें, इक्वेशंस बना लेते हैं, क्योंकि हमने x और y या तो पहले x फाइंड कर लो, y भी फाइंड कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। अब यहाँ से ये वाला जो 2x है यहाँ से बचे। अब यहाँ से 3y को पहले हटाओ, 3y जो है ये नेगेटिव है, 3 के पास जाके यहाँ पे देखो पॉजिटिव हो गया। अब यहाँ से 2 कहेगा x को, चलो भाई तुम भी मेरे पास से हट जाओ। मैं थोड़ा सा जूम करती हूँ यहाँ से ताकि आपको यहाँ से मैं दिखा सकूँ। 1 मिनट, ये देखें अभी आप, ठीक है। तो यहाँ पे 2x है, तो ये 2x जो है जब इधर जाएगा तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, x यहाँ रहेगा, ये डिवाइड में आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 बना दिया। तो x क्या जो है x बराबर है 3 + 3y डिवाइडेड बाई 2 के। और यहाँ पे आपने इसको सेम ऐसे जैसे ही रखा कि 3x 5x + y = 16, इक्वेशन नंबर 2 है। अब इस 1 को इस 2 में पुट कर दो, मतलब इस वाले x की जगह पर ये वाली पूरी वैल्यू को यहाँ पे पुट करना है। तो पुट इक्वेशन नंबर 1 इन इक्वेशन नंबर 2। तो आपने क्या किया, ऐसे 5 अपनी जगह पर, इस x की जगह पे ये 3 + 3y डिवाइड बाई 2 लगा दिया, प्लस y अपनी जगह पर और 16 भी अपनी जगह पर। कोशिश करूँगी आपको 1 बाय 1 एक एक स्टेप आप लोगों को समझाऊँ। समझ में आया? अब यहाँ पर आप आ जाइए, आप मल्टीप्लाई कर दो। 5 को 3 से मल्टीप्लाई किया 15 आया, और 5 को 3 से मल्टीप्लाई किया अगेन 15y आ गया, क्योंकि वेरिएबल लगा था। अब इसको से मल्टीप्लाई कर दो 2y, तो ये डिनोमिनेटर के पूरे के नीचे चला जाएगा 2 इस तरीके से। ठीक है, ये रूल है, आप सबको पता है। अब ये 15y है और ये 2y, तो ये हो गया 17y। ठीक है, अब यहाँ पे जो 2 मल्टीप्लाई होता है 16 के पास जाकर डिवाइड। देखो, क्योंकि जिसको फाइंड करना होता है ना वो कहता है मुझे अकेला छोड़ दो। अब यहाँ पे इस पूरी इक्वेशन में आपको नज़र आ रहा है कि एक वाहिद y वेरिएबल है, तो ज़ाहिर हम y को फाइंड करेंगे ना, किसी ना किसी तरीके से y को अकेला करना है। तो जो जो चीज़ें मल्टीप्लाई में होंगी, सेकंड लेफ्ट साइड पे राइट साइड पे जाके वो डिवाइड में होती चली जाती है। मल्टीप्लाई वाला डिवाइड में, डिवाइड वाला मल्टीप्लाई में, प्लस वाला माइनस में, माइनस वाला प्लस में, ये सब आप लोगों को मालूम है। ठीक है जी, 6 2 ये हो जाएगा आपके पास 32। अब यहाँ पे 17 y अपनी जगह पर रहेगा, 15 को कहेगा चलो भी मेरे पास से हट जाओ। ये 15 का y यहाँ के माइनस का 15 हो जाएगा, और 15 पॉजिटिव यहाँ के नेगेटिव हो जाएगा। तो 32 में 15 को माइनस करोगे तो 17 आ जाएगा। यहाँ तक समझ में आया? अब y कहेगा चलो भाई अब आप भी मेरे पास से हट जाओ, मुझे तो फाइंड करना है। यहाँ पर ये मल्टीप्लाई में, यहाँ के डिवाइड में होगा, कटिंग कर दो कि 17 से 17, तो y की वैल्यू आ जाएगी 1।
अब इसको इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दोगे। इक्वेशन नंबर 1 आपके पास कहाँ है, ये वाली आपके इक्वेशन में हमने क्या किया, इस वन में पुट कर दिया। अच्छा, यहाँ पे अगर इन्होंने इस तरह काम किया तो आपने इस तरीके से एक रेफरेंस देना है 1 का, कि आप इस तरह 1 में पुट कर रहे हो और साथ बराबर में आपने इसका रेफरेंस भी देना है इस तरीके से कि हम ये इक्वेशन नंबर 1 है और हम इसमें यहाँ पुट कर रहे हैं। तो 1 में y में हमने 1 पुट कर दिया यहाँ पर, बिल्कुल ठीक स्टेप है। 3 1 जा 3, 3 3 6 हो गया, डिवाइडेड बाई 2, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, तो x की वैल्यू भी हमारे पास आ गई 3। क्लियर, हेंस द वैल्यू ऑफ x एंड y 3 एंड 1, बिल्कुल ठीक। ठीक है जी, आगे आ जाइए। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ़ y वेरीज डायरेक्टली एज x एंड y इज़ 10 व्हेन x इज़ 3। 3 कंडीशंस दी गई हैं यहाँ पर। कहता है y इन टर्म ऑफ x लिखो, फिर सेकंड में कहता है y व्हेन x इज़ 6, थर्ड में कहता है x व्हेन y इज़ 15। अच्छा बेटा, जिन बच्चों ने मेरे चैनल से चैप्टर नंबर 18 को देख लिया है तो उनको तो मोहब्बत हो गई होगी इन सवालात से। इतने ईजी तरीके से मैंने आप लोगों को एक गेम की तरह इन क्वेश्चंस को करवाया है, जिन बच्चों को आता है। अब मैं हर चीज़ यहाँ पर डिटेल में बताऊँगी तो लेक्चर बहुत ज़्यादा लेंथी होने वाला है। जितनी कोशिश होगी थोड़ी बहुत चीज़ें हम बताते चले जाएंगे। फर्स्ट वाला क्या कहता है, y इन टर्म ऑफ x। अब यहाँ पे फर्स्ट कंडीशन में कहता था y डायरेक्टली प्रोपोर्शन है x के, हमने y डायरेक्टली कर दिया x के। अब यहाँ पे ये कांस्टेंट इस सैम्पल को हटाएंगे यहाँ से तो हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे कांस्टेंट आ जाएगा k। ठीक है जी, यहाँ पे आपने k लगा दिया, इज इक्वल्स टू k x हो गया ये आपके पास। ठीक है जी, अब यहाँ पे आपके पास x की वैल्यू जो दी गई है, यहाँ पे कहता है y इन टर्म ऑफ x। ठीक है जी, अब यहाँ पे आपके पास x जो है फर्स्ट कंडीशन में उसने दिया था 3। ऊपर देखें, अगर सवाल की तरह जाने वगैरह ऊपर आ जाए तो देखो यहाँ पे इन्होंने क्या कहा था, अगर y जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शन है x के एंड y 10 हो, y 10 है यहाँ पे एंड y 10 व्हेन x इज़ 3। ठीक है, तो x की जगह पे आपने 3 पुट किया। अब यहाँ पे ये आपके पास जो 3 है मल्टीप्लाई में है, k के पास 10 के पास जाकर डिवाइड में हो जाएगा। तो यहाँ पे y इन टर्म ऑफ x, यहाँ k की वैल्यू है। सबसे पहले जब भी आपने इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करना है, k की वैल्यू सॉल्व करनी है, उसके बाद दो क्वेश्चन आती जाएंगी, जो जो कंडीशन होंगी उसके अकॉर्डिंग पुट करते चले जाओगे। ठीक है, अब कहता है y व्हेन x इज 6। ठीक है जी, अब आपने क्या किया, यहाँ पे अपने x की जगह पे आपने लगा दिया 6 और k की वैल्यू ऑलरेडी आप निकाल चुके थे 3.33। आपने इसको मल्टीप्लाई कर दिया तो y की वैल्यू आ गई 19.98। समझ में आ गया ये। अब कहता है x अगर फाइंड करो जबकि y 15 हो। अब आपने x की वैल्यू तो वही रखनी है जो y की वैल्यू को फाइंड करना है, और y 15 हो तो y की जगह पे आपने क्या रख देना है 15, की ऑलरेडी ऊपर निकाल चुके हो 3.33 वो रखा। और यहाँ पर देखो ये आपको इसको फाइंड करना है ना, तो ये x जो है यहाँ के बराबर में 3.3 मल्टीप्लाई में है, 15 के पास जाकर डिवाइड में हो जाएगा। देखो इस तरीके से हमने 15/3.3 करा तो हमारे पास आंसर आया 4.505। हाँ ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है x इज़ टू y इज़ टू z इज़ टू w, then prove that 4x plus 3y divided by 4x minus 3y 3x and 4z plus 3w plus डिवाइडेड बाय 4z माइनस 3w। अच्छा, जैसा कि आपको नज़र आ रहा है ये आपको बेटा बाय कॉम्पोनेंट और डिवाइडेंड थ्योरम से होगा। अभी जो आपके पास रेशो है आपको प्रूव करना है लेफ्ट से राइट के इक्वल है। कैसे, देखो बेटे, अब हमारे पास ये जो रेशो में दिया गया है, अगर इसको मैं x डिवाइडेड बाय z कर y कर दूँ और z डिवाइडेड बाय w, तो गलत तो ना होगा क्योंकि डिवाइड में करो ये फ्रैक्शन रेशो में एक ही बात है ना। अब मल्टीप्लाई बाइंग 4/3 ऑन बोथ साइड। ठीक है जी, तो हमने यहाँ पे 4/3 को दोनों तरफ की तरीके से हमने दोनों तरफ से मल्टीप्लाई कर दिया इन दोनों के साथ, तो ये वही हो गया बाय कॉम्पोनेंट और डिवाइडेंड। तो सिर्फ आपको यही प्रूफ करना था इसमें। ठीक है जी, नेक्स्ट आगे आ जाओ। हमारे पास हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन इसी तरीके से, इफ a to b इज इक्वल्स टू c to d एंड इज इक्वल्स टू e to f देन शो दैट। अपने अब ये लेफ्ट साइड राइट साइड की इक्वल करनी है। अब आप यहाँ पे भी क्या मेथड यूज़ हो रहा है, तो आप कहोगे कि a बराबर हो जाएगा आपके पास b के, c बराबर है d के और e बराबर f के। सारी चीज़ें ऑलरेडी मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ ना बच्चे। अब यहाँ पे आपने पहले लेफ्ट साइड को प्रूव करना है। आपने लेफ्ट साइड को उतार लिया, यहाँ पे कॉपी किया, सेम इसी प्रेजेंटेशन से आपने करना है। जहाँ जहाँ a है वहाँ b के लिख देना है, जहाँ जहाँ c है वहाँ d के लिख देना है, और जहाँ जहाँ e है वहाँ f के लिख देना है। ठीक है जी, a की जगह b के, d c की जगह d के और e की जगह f के। फिर आपको पता है ये मल्टीप्लाई हो रहा है, प्रोडक्ट है, b से मल्टीप्लाई होगा तो b स्क्वायर d स्क्वायर k स्क्वायर हो जाएगा, ये हो जाएगा d स्क्वायर k स्क्वायर, f से मल्टीप्लाई होगा तो f स्क्वायर k स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, और डिनोमिनेटर में नीचे b स्क्वायर है, b से मल्टीप्लाई होगा तो b क्यूब हो जाएगा k, ये d स्क्वायर d से होगा तो d क्यूब k, f स्क्वायर f से होगा तो f स्क्वायर f क्यूब k हो जाएगा। ठीक है जी,
यहाँ तक नोट करो। आगे आ जाओ। अब हमारे पास अब यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है इन सब में ऊपर न्यूमरेटर में क्या चीज़ कॉमन आ रही है, न्यूमरेटर में के स्क्वायर कॉमन आ रहा है, बाकी रिमेनिंग जो बचा यहाँ पे बी क्यूब, डी क्यूब और एफ क्यूब। समझ में आया। इसी तरीके से जो डिनोमिनेटर है उसके अंदर हमारे पास क्या चीज़ कॉमन आ रही है, डिनोमिनेटर में सिर्फ के है, इधर भी के, इसके पास भी के, इसके पास भी के, बाकी का रिमेनिंग जो बचा यहाँ पे बी क्यूब, डी क्यूब और एफ क्यूब। देखिए जैसे ये लिखा होता है, ये इधर कॉपी कर लीजिएगा। ठीक है जी। आगे हमारे पास ये ऊपर वाले न्यूमरेटर में बी क्यूब, डी क्यूब, एफ क्यूब से ऊपर कट गया, नीचे डिनोमिनेटर से ऊपर बचा के स्क्वायर, नीचे बचा के। अब यहाँ से के काट दो तो ऊपर के स्क्वायर था, नीचे के बच गया। तो हम अपन राइट साइड ले लेते हैं। लेफ्ट साइड में हमारा आंसर जस्ट के आया। टेकिंग राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड हमारे पास है ए प्लस सी प्लस ई डिवाइडेड बाय बी प्लस डी प्लस एफ। अब हमारे पास ए बराबर था बी के, सी बराबर है डी के, ई बराबर है एफ के, और हमने क्या किया, इन सब में हमारे पास के कॉमन आ रहा है, कॉमन ले लिया। बी प्लस डी प्लस एफ हमारे पास रह गया, नीचे बी प्लस डी प्लस एफ डिनोमिनेटर से न्यूमिनेटर वाला कैंसिल हो गया तो के बच गया। तो राइट हैंड साइड जो है लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल आ गई। इस तरह के क्वेश्चन आपके ज़रूर आएंगे एग्जाम में। सॉरी। नाउ क्वेश्चन नंबर 4। गला जो है बस जवाब दे गया। मौसम ऐसा है कि सही होने का नाम नहीं ले रहा, इसके लिए पाकिस्तानियों को सर्दी राज नहीं है। ये वजह है। आप लोग कितने दिन से कह रहे थे मिस लेक्चर बनाए, मेरे आवाज़ ही नहीं निकल रही थी, तो मैं क्या लेक्चर बनाती बेटा आप लोगों के लिए। अच्छा जी, आप लोगों की दुआएं अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी बेहतर है। इसमें खांसी वगैरह आ जाए तो माजरत है। अच्छा, इफ़ यहाँ पे आ जाओ ए बी सी डी या ले रहे हैं, ये डी सी इसी तरीके से आपके क्वेश्चन में मेंशन था, प्लस ई -1 1 एंड 0, और आपके पास ये यूनिट मैट्रिक्स दिया गया 1 0 0 1। अब आपने यहाँ पे करना है फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी सी एंड डी। जो ए बी सी डी इसकी वैल्यूज़ को फाइंड करना है। अब आप a प्लस 3 करोगे, फिर आप करोगे यहाँ पर b माइनस ए, फिर यहाँ पे c प्लस ए और d प्लस 0, जैसे कि यहाँ पे किया गया है। ठीक है जी। अब यहाँ से a को फाइंड करना है ना। a कहेगा चलो भी मेरे पास से हट जाओ 3। देखो मैं यहाँ से आपको जूम कर कर भी दिखाती हूँ बेटा, देखें ऐसे। अब यहाँ से ये वाला जो a है 3 को कहेगा मेरे पास से हट जाओ, 3 प्लस में 1 के पास जाके देखो माइनस में हो गया, 3 में से 1 माइनस किया तो माइनस का 2, a आ गया आपके पास माइनस का 2। यहाँ आ जाओ, बी कहेगा 1 को -1 को मेरे पास से हट जाओ, -1 0 के पास जाएगा तो +1 हो जाएगा, 1 में 0 प्लस किया तो 1, बी आ गया आपके पास +1। ठीक है, सही है। यहाँ पर सी है, यहाँ पे +1, या सी 1 को कहेगा आप भी मेरे पास से हट जाओ, क्योंकि सी की वैल्यू में फाइंड करनी है। अब यहाँ पे प्लस का 1 है, 0 के पास जाएगा आपके पास राइट साइड पे तो माइनस का 1 हो जाएगा, 0 में से 1 ऐसी बात है माइनस करोगे तो माइनस का 1 ही आएगा। ये भी ठीक किया है। अब यहाँ पर डी है, डी आपको फाइंड करना है, 0 को कहेगा जाओ मेरे पास, वहाँ जाए ना जाए कोई फ़र्क नहीं पड़ता, 0 तो आपके पास 1 ही रहेगा। तो ये भी बिल्कुल ठीक है। नोट कर लो, a -2 b 1 c -1 और d 1 बिल्कुल ठीक है, 100% करेक्ट। यहाँ से उतारने की ज़रूरत नहीं है, डिस्क्रिप्शन में पूरे PDF का लिंक आप लोगों को दे दिया गया है, आप लोग वहाँ से इजीली कॉपी कर लें। ठीक है बेटा, यहाँ आ जाओ। शो दैट साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, यहाँ पे आपके पास है कॉस थीटा साइन थीटा, और ये आपने बस प्रूफ करना है कि यूनिट मैट्रिक्स के इक्वल है। कैसे करेंगे, मल्टीप्लाई कर कर करेंगे। चलो आ जाते हैं। रॉस और कॉलम की कहानी आपको पता है ना, इस तरीके से। तो साइन थीटा को साइन थीटा से मल्टीप्लाई किया तो साइन स्क्वायर थीटा हो गया, कॉस थीटा को कॉस थीटा से किया तो माइनस माइनस प्लस कॉस थीटा हो गया। सेम एज इट इज़। अब सेकंड रॉ की बारी और फर्स्ट वाले कॉलम की ही रॉ की सेकंड वाले कॉलम के साथ साइन थीटा कॉस थीटा तो साइन कॉस थीटा हो गया, कॉस थीटा और साइन थीटा को माइनस कॉस थीटा साइन थीटा हो गया। सेम एज इट नीचे वाले में भी ऐसे ही होगा, नीचे वाले में भी ऐसे ही होगा। कॉस थीटा को आप साइन थीटा से करोगे तो कॉस थीटा साइन थीटा, फिर अगेन साइन थीटा को माइनस कॉस से करोगे तो माइनस साइन थीटा एंड कॉस थीटा हो जाएगा। अगेन इधर आ जाओ, फिर कॉस थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, देखो ये वाला कॉस थीटा, ये कॉस थीटा कॉस स्क्वायर थीटा हो गया। फिर इसी तरह साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा हो गया। ठीक है जी। अब यहाँ पे हमारे पास कैंसिल क्या हो रहा है, आप सबको पता है कि हमारे पास ये देखो ये वाला कॉस, ये यहाँ से कैंसिल, मतलब आपके पास जो जो कैंसिल हो रहे हैं वो आपने काट दिए। साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा यहाँ से कैंसिल हो गया, माइनस कॉस थीटा साइन थीटा यहाँ से कैंसिल हो गया। तो यहाँ पे हमारे पास आप सबको पता है कि साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा बराबर है 1 के, ये आप सब जानते हैं, आइडेंटिटीज़। अच्छा, ये सवाल आपका MCQ से लिया गया, ये भी मैं आपको बता दूँ। चैप्टर नंबर जो मैंने आपको मैट्रिक्स पढ़ाया था ना 19 चैप्टर, उसमें मैंने जब आपको MCQs करवाए थे तो वहाँ मैंने आप लोगों को ये वाला सवाल समझाया था MCQs में। तो उन्होंने MCQs का एक सवाल उठाकर इन्होंने इसके सेक्शन B में डाल दिया, याद रखिएगा। ठीक है जी। तो आप सबको पता है 1 के बराबर, जहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा आ रहा है वहाँ पे 1 लगा दिया, और ये तो कैंसिल हो गया, 0 हो गया। और ये भी साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा एक ही बात है, ये भी बराबर है 1 के, तो ये यूनिट मैट्रिक्स के इक्वल है। ठीक है जी, यही आपको प्रूफ करना था इस वाले सवाल में, हो गया। आगे आ जाओ। अच्छा जी, नेक्स्ट सवाल आपके पास है फाइंड द इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स A 3 2 -2 -1 इफ द एग्जिस्ट। हमें बताना है कि एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है जी।
कि नहीं कर रहा। तो अब हमें करना ये बेसिकली, और यहाँ पे प्रूफ भी करना है, शो ए इंटू, ये डॉट है माइनस नहीं है, अच्छा यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है ये। हमें ये भी फाइंड करना है कि ए इंटू ए इनवर्स इज इक्वल्स टू यूनिट मैट्रिक्स ए के बराबर है। ठीक है जी, मतलब यूनिट मैट्रिक्स क्या है, 1 0 0 1। जब हम सॉल्व करेंगे इसको पूरे को, ए मैट्रिक्स को ए इनवर्स से हम सॉल्व भी करेंगे, तब हमें पता भी चलेगा कि ये ए यूनिट मैट्रिक्स से इक्वल है कि नहीं। अच्छा, इसमें बच्चे ने आधा सवाल किया, बाकी का जो सोल्यूशन है वो मैं आप लोगों को इधर पूरा दे दूँगी, इसीलिए मैं आपको कह रही हूँ कि आप लोग लेक्चर को पूरा देखें। कुछ चीज़ें PDF में मिस होती हैं, तो वो चीज़ें यहाँ पर आप लोगों को एक्सप्लेन कर दी जाती हैं। अच्छा जी, अब आपको सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि आपने यहाँ पे कह रहे हैं एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा। वो कैसे पता चलेगा कि हमारे पास ये वाला मैट्रिक्स जो है वो एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं। हमें क्या निकालना पड़ेगा बेटा, सबसे पहले हमें यहाँ पर निकालना पड़ेगा, अगर हमारे पास हमारा ए डिटर्मिनेंट देखो क्या हो जाता है, 0 आ जाता है, तो हम कहेंगे नॉट एग्जिस्ट। अगर हमारा ए डिटर्मिनेंट हम फाइंड करें और वो अगर मतलब कोई भी वैल्यू आ जाती है, 0 नहीं आता, ये 0 के इक्वल नहीं आता, तो हम कहेंगे कि हमारे पास वो एग्जिस्ट कर रहा है। फिर हम उसका इन्वर्स भी फाइंड करेंगे। अगर हमारे पास मतलब एग्जिस्ट नहीं करेगा, डिटर्मिनेंट 0 आ जाएगा, तो फिर तो हम आगे नहीं कर सकते ना, आगे इन्वर्स तो फाइंड कर ही नहीं सकते। ठीक है, तो फिर हम ये कह सकेंगे कि अगर नहीं करेगा तो हम कहेंगे इन्वर्स ऑफ ए डज नॉट एग्जिस्ट, क्योंकि फिर वो सिंगुलर मैट्रिक्स होगा। और अगर यहाँ पे अगर हमारे पास आंसर जो है वो आ जाए इज़ नॉट इक्वल टू 0, तो हम कहेंगे नॉन सिंगुलर है, इनवर्टिबल है। ठीक है जी, कर देखते हैं। सबसे पहले आपने ए इन्वर्स फाइंड करना है। यहाँ पहले उन्होंने ये चीज़ पूछी कि एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा। आपको क्या करना होता है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना होता है। 3 को 1 से मल्टीप्लाई किया, बीच में साइन माइनस की आती है, और 2 को 2 से मल्टीप्लाई करना होता है। इसका बेसिकली फॉर्मूला ए इंटू डी इस तरीके से होता है ना आपको, जैसे कि ये ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है। तो आप इसको इससे मल्टीप्लाई करते हो और इसको इससे मल्टीप्लाई करते हो, ये तो आप लोगों को पता है ना, मैंने स्टार्टिंग में आप लोगों को सारी चीज़ें सिखाई हुई हैं। ठीक है, तो आपने क्या करा, 3 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो माइनस का 3 हो गया, बीच में माइनस फार्मूला का, 2 इंटू 2 4, माइनस का 4, और ये माइनस का 4 पॉजिटिव 4 हो गया। 4 में से 3 गया तो 1 बचा। तो इसका मतलब हमारे पास जो ए डिटर्मिनेंट आया है वो इज़ नॉट इक्वल्स टू 0। ठीक है ना, 0 के इक्वल तो नहीं आया, तो इसका मतलब ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास नॉन सिंगुलर है, और ये आप लिख सकते हो ये हमारे पास इन्वर्टिबल है। क्या है, नॉन सिंगुलर है और इन्वर्टिबल है। यहाँ तक तो पहला सवाल समझ में आ गया, जो इन्होंने हमसे पूछा कि यहाँ बता दीजिए कि एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा। हमने इन्वर्स जो है वो डिटरमिनेंट निकाल कर हमने फाइंड कर लिया। ठीक है, अब आगे हमें ये भी शो करना है कि ये जो गिवन ए मल्टीप्लाई है, ये ए इंटू ए इन्वर्स बराबर इक्वल आई के यूनिट मैट्रिक्स के इक्वल है कि नहीं है। तो पहले आपको क्या करना पड़ेगा, ए तो गिवन है, अब ये ए इन्वर्स गिवन नहीं है। अब ये जो हमारे पास ए इन्वर्स है ना, इसको करने के लिए हमें पहले ए इन्वर्स फाइंड करना पड़ेगा। ए इन्वर्स का फार्मूला क्या होता है, आप सबको पता है कि ए इन्वर्स को निकालने का फार्मूला हमारे पास होता है एडजॉइंट ए डिवाइडेड बाय ए डिटर्मिनेंट, ये सबको पता है ना। अब ए डिटर्मिनेंट तो निकाल चुके हैं जो कि 1 आया है। ठीक है, एडजॉइंट ए नहीं पता, एडजॉइंट निकालना पड़ेगा सबसे पहले। तो एडजॉइंट निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, हमारे पास जो डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं ना, उनकी इंटरचेंजिंग करनी पड़ती है। कैसे करनी पड़ती है आपको बताते हैं, देखें स्टार्टिंग में जैसे कि यहाँ लिखा गया, सबसे पहले हमें यहाँ पे क्या एडजॉइंट ए निकालना पड़ेगा। इन्होंने देखो यहाँ निकाल लिया। ए इन्वर्स निकालने के लिए एडजॉइंट ए डिवाइडेड बाय ए डिटर्मिनेंट। तो एडजॉइंट कैसे निकलता है, इंटरचेंजिंग होती है। जैसे कि यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है, आप गौर करें यहाँ पर, तो डायगोनल एलिमेंट का मतलब होता है जैसे कि 3 2 -2 और -1 है, इस तरह आपको मिला। अब हमारे पास इंटरचेंजिंग करनी पड़ती है, मतलब इसकी जो डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं ना, ये जो तिरछे एलिमेंट होते हैं, ये वाले इसको तिरछे एलिमेंट्स कहते हैं, इनकी इंटरचेंजिंग हो जाती है। -1 ऊपर चला जाएगा और 3 नीचे आ जाएगा, साइन में कोई फ़र्क नहीं आएगा, सिर्फ चेंज कर देंगे, इसकी जगह को चेंज कर देंगे। इस तरह चेंज करने से हमारे पास एडजॉइंट आ जाता है। ठीक है जी, डायगोनल एलिमेंट्स की इंटरचेंजिंग हो जाती है, और बाकी के एलिमेंट जो है कि साइन, और बाकी के जो साइन एक्स्ट्रा बाकी के जो एलिमेंट्स होते हैं उनकी साइन चेंज कर दी जाती है। जैसे ऊपर देखो +2 था, यहाँ पे -2 बच्चे ने किया, या -2 था +2 किया, इसलिए किया क्योंकि इन्होंने एडजॉइंट निकाला है। तो ये वहाँ आ जाएगा -2, और ये वाला 2 जो है ये आपके पास पॉजिटिव नेगेटिव था तो +2 हो जाएगा। तो इसका एडजॉइंट निकलेगा -1 -2 2 एंड 3। समझ में आया आपको यहाँ तक। अब हमारे पास हम फार्मूला में पुट कर लेंगे। फार्मूला होता है ए इनवर्स इज इक्वल्स टू एडजॉइंट ए डिवाइडेड बाई ए डिटर्मिनेंट। एडजॉइंट ए की वैल्यूज को पुट किया, डिवाइडेड बाई 1 से डिवाइड करेंगे डिनोमिनेटर में, सेम एज इट इज, ये पूरे का पूरा यही आ जाएगा। अब इन्होंने कहा कि आप प्रूफ कर कर दिखाएं कि ए जो है इसको अगर आप मल्टीप्लाई करें ए इनवर्स को, तो ओहो, तो हमारे पास आंसर में आना चाहिए यूनिट मैट्रिक्स, मतलब ये आना चाहिए 1 0 0 1। कर देख ले।
अब ए का मैट्रिक्स आप यहाँ रख लो, ए का जो मैट्रिक्स है वो हमारे पास गिवन है 3 2 -2 और -1 मैं डायरेक्ट करूँगी, यहाँ स्पेस का इशू है। और ए इन्वर्स जो हमने निकाला ये आया है -1 -2 2 एंड 3। ये आगे सॉल्व कर लीजिएगा। मल्टीप्लाई में आपको पता है कि रॉ को कॉलम और हर रॉ को इस तरह से रॉ को इस वाले पूरे कॉलम से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, फिर फर्स्ट रॉ एंड सेकंड कॉलम इसी तरीके से है ना। अब यहाँ पे सेकंड कॉलम एंड रॉ वाला सारा कहानी होती है यहाँ पे। अभी यहाँ पे रॉ ले लो, ये कॉलम लो, 3 को 1 से मल्टीप्लाई करो तो 3 1 जा क्या होता है हमारे पास, 3 1 जा 3 होगा पर माइनस का 3 होगा। अब 2 को 2 से करा तो 2 2 जा हमारे पास आ जाएगा 4 प्लस का 4 हो जाएगा। ठीक है जी, यहाँ आ जाओ सेकंड वाले की कहानी है। 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 6 आया माइनस का 6, 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो पॉजिटिव 6। ठीक है जी, अब यहाँ आ जाओ 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो माइनस का 2 और 1 2 जा 2 माइनस का प्लस का 2 हो जाएगा। देखो ना, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये प्लस का 2 हो जाएगा। 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 2 आएगा। सेम ऐसे जब सेकंड वाले रॉ की बारी, सेकंड वाले को इस तरह रॉ कॉलम से माइनस का 2 और माइनस का 2 तो माइनस का 4 हो जाएगा और माइनस का 1 और 3 1 3 3 माइनस का 3 हो जाएगा। यहाँ पे देखो, अच्छा यहाँ पे देखो दोनों माइनस है, ये भी माइनस था और ये भी माइनस था, ये भी पॉजिटिव होगा। अब देखो 4 में से यहाँ पे अब आपके एक नोट करो, 4 में से 3 गया तो क्या बचा, 1 बचा। ये प्लस वाला 6 माइनस से कट गया तो 0 आ गया, ये प्लस वाला 2 माइनस के 2 से कटा तो 0 आ गया और यह 4 में से 3 गया तो 1 आ गया। देखो ये आ गया यूनिट मैट्रिक्स, घूम फिर कर देखें आप। इसका हमें यही प्रूफ करना था कि अगर हम दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास यूनिट मैट्रिक्स भी आए। तो यहाँ से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें और इस तरीके से इसको सॉल्व कीजिएगा। ठीक है जी, कुछ चीज़ें यहाँ पे मिस हैं जो बच्चे ने नहीं की है, तो इसीलिए मैं आपको कह रही हूँ कि आप लोग लेक्चर को पूरा वॉच करें। आगे आ जाएं, फाइंड द रूट्स। अब हमें यहाँ पे रूट्स फाइंड करने हैं। अब आपके पास, आप सबको पता है, जब मैंने आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन का इंट्रोडक्शन दिया था तो मैंने आप लोगों को कितना डिटेल में रूट्स बताए थे। ओमेगा क्या है, ओमेगा स्क्वायर क्या है, रियल रूट्स क्या होते हैं, हमारे पास कॉम्प्लेक्स रूट्स क्या होते हैं, ये सारी चीज़ें मैं आप लोगों को स्टार्टिंग में बता चुकी हूँ। सारा इंट्रोडक्शन लेक्चर आप लोगों को जो है वो देखना है और वहाँ से आपने सारी चीज़ें जो है वो कवर करनी है। अब जो चीज़ें यहाँ पे मिस्टेक होगी वो मैं आपको बताती चली जाऊँगी। फर्स्ट वाला देख लें, आपके पास 64 है तो आप लेट एक्स टू बी द क्यूब रूट ऑफ 64। आप यहाँ पे यहाँ देख लीजिए, लिखना चाहो तो लिख भी लिया करो। आप यहाँ लिख लो लेट एक्स बी दी क्यूब रूट्स ऑफ 64, ये लाइन यहाँ लिख लें ऊपर स्टार्टिंग में। ठीक है जी, अब हमें पता है यहाँ पे, अब आपने करना है ये एक्स क्यूब। आपको पता है अगर हम लगाते हैं ऊपर जो है वो क्यूब लगा दें बेटा, तो क्यूब रूट ऑन बोथ साइड अगर हम करें तो आप यहाँ लिख भी दीजिए क्यूब रूट ऑन बोथ साइड। इस वाले नेक्स्ट स्टेप में आप यहाँ लिखेंगे क्यूब रूट्स ऑन बोथ साइड्स। बहुत ज़्यादा मेरा गला ख़राब है। क्यूबिंग या ऑन बोथ साइड, सॉरी, क्यूबिंग ऑन बोथ साइड। यहाँ दोनों तरफ क्यूब लगा दिया हमने। अब यहाँ जो 1/3 था, इसने जो है बेटा इस वाले को हम इसको कैंसिल करते हैं, इससे हमारे पास 64 बच गया। ठीक है, यहाँ पे 0 नहीं लगाइएगा फिलहाल, स्टार्टिंग में यहाँ 0 नहीं आएगा। ठीक है जी, अब यहाँ आ जाओ। अब हमारे पास ये जो 64 है, जब ये x के पास आएगा तो -64 हो जाएगा ना। तो आप यहाँ पर एक काम कर लो, यहाँ पे आप चाहो तो इसको क्यूब रूट में 4 भी बना सकते हो, वो बात की कहानी है, फिलहाल वो आपकी अपनी मर्ज़ी है। अब यहाँ पर आ जाए माइनस का 64 ही लिखें आप, यहाँ पे ले आएँ इसको इस तरह, माइनस का 64 हो जाएगा, इस तरफ आ गया और इज इक्वल टू 0 फिर बनेगा। 1 मिनट में दोबारा करके दिखाती हूँ आपको। ये जो ऊपर का स्टेप है ना, ये वाला स्टेप आप दोबारा यहाँ से करें। 1 मिनट यहाँ करके दिखाती हूँ मैं आपको। देखो, आपने अपने फ़र्ज़ कर लिया x जो है वो आपके पास 64 रूट ऑफ 1/3, ये हमने सपोज कर लिया। क्यूबिंग ऑन बोथ साइड, हम दोनों तरफ क्यूबिंग करेंगे, इसके ऊपर भी क्यूबिंग करेंगे और यहाँ पे 64 है, इसके ऊपर भी हम क्या करेंगे, क्यूबिंग कर देंगे ऐसे 1/3। समझ में आई? ऑलरेडी 1/3 था ना, हमने क्यूब। अब इस वाले 3 से ये 3 कैंसिल हो गया। ठीक है, अब हमारे पास ये बच गया 64 सिंपल और यहाँ पे हमारे पास आ गया x के ऊपर क्यूब। अब इसको क्यूब के फॉर्म में लेकर आओ। एक काम करो, पहले इसको इस तरफ ले आओ 3x क्यूब के पास 64 को, तो ये यहाँ आ जाएगा माइनस का 64 हो जाएगा इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब आपने क्या करना है यहाँ पर 64। अब यहाँ पे हमारे पास, हमें पता है कि 4 का जो क्यूब है वो होता है 64 और यहाँ पर x क्यूब है 64, x क्यूब ऊपर आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है। देखो जैसे कि बच्चे ने यहाँ पे, भाई स्टेप पूरा आप नोट कर लीजिए, यहाँ पे देखें स्टेप को नोट कर लें यहाँ से। फिर ये वाला जो स्टेप आ रहा है ना आपके पास, ये वाला स्टेप बेटा कहाँ गया, मैं कोशिश करूँगी इस PDF में जो मिस्टेक्स हैं वो मैं आपको सही तरीके वाला जो PDF है वो करेक्शन करवा के फिर डिस्क्रिप्शन में दूँ, ताकि आप लोगों को कोई मसले मसाइल ना हो। अब यहाँ पे देखें हमारे पास यहाँ x का क्यूब है और यहाँ पे हमारे पास जो है वो 4 का क्यूब है। ठीक है,
तो आप यहाँ पर इनको यहाँ भी फिलहाल माइनस लगाना चाहिए था। जब माइनस इस तरफ 64 को लेकर आओगे तो साइन यहाँ पर जो है हमारे पास जो है वो माइनस की हो जाएगी। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया आप लोगों को। अब हमारे पास यहाँ पर बेटा हमें क्यूब का फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है। अगर आप यहाँ पे गौर करो तो क्यूब का फॉर्मूला कैसे अप्लाई हो रहा है, देखो यहाँ पे एक टर्म माइनस में है ना, तो माइनस के अकॉर्डिंग फॉर्मूला पुट होगा तो यहाँ पे पॉजिटिव आ जाएगा। ए माइनस बी ए स्क्वायर ए बी प्लस का बी स्क्वायर। अब यहाँ पे आपने फॉर्मूला के अकॉर्डिंग इसको खोल देना है, ये हो जाएगा ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो ए फर्स्ट टर्म जो है वो आपके पास ए है और सेकंड टर्म 4 जो है वो आपके पास बी है अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला, जैसा कि आप फैक्टराइजेशन में कर आ चुके हो अल्हम्दुलिल्लाह। उसी तरीके से आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन अप्लाई करते हुए इसको आगे आपने जो है वो सॉल्व करना है। ठीक है जी। अब यहाँ पर हमारे पास x इज इक्वल्स टू 4 इज इक्वल्स टू 0 होगा और अगेन एक्स स्क्वायर प्लस 4x और प्लस का 16 भी हमारे पास क्या होगा 0 होगा। तो यहाँ पे भी एक स्टेप और कर लीजिए। यहाँ पे इस बच्चे ने आगे एक स्टेप नहीं किया, ये वाला स्टेप आप यहाँ आके करो। इसीलिए मैंने कहा था कि जो बच्चा मुझे सॉल्व करके मैंने ग्रुप का दिखाएगा उसी के ऊपर मैं जो है ना वॉइस ओवर इंशाल्लाह दूंगी, ताकि बच्चों को हौसला अफजाई भी होती है और ऐसे अप्रिसिएशन भी मिलती है, अप्रिशिएट करना पड़ता है बच्चों को। ठीक है जी। अब यहाँ पे देखो आप करोगे x माइनस 4 इज इक्वल्स टू 0, ये वाला फर्स्ट वाला यहाँ पर आ जाएगा, इसके आगे भी 0 है और दूसरा वाला जो है उसके आगे एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस का 16, इसके आगे भी क्या है 0 है। ठीक है जी। इसी तरीके से है ना। अब यहाँ पर x माइनस ये हो जाएगा x इज इक्वल्स टू 4, ये आ गया हमारे पास x इज इक्वल्स टू 4। ठीक है जी। अब हमारे पास ये तो अब एक रियल रूट हमारे पास जो है ना बेटा आ चुका है। अब हमें जो हमारे पास तो दूसरे रूट्स हैं जो कॉम्प्लेक्स हैं रूट्स वो हमें फाइंड करने हैं। रियल रूट तो हमने एक फाइंड कर लिया। अब दो हमारे पास कॉम्प्लेक्स रूट फाइंड करेंगे वो हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन से करेंगे, ये आप सबको पता है। अभी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है आपके पास, कैसे बने, कैसे हम किस तरीके से हम इसको फॉर्मूला के अकॉर्डिंग लेकर आएंगे। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अप्लाई करते हुए हम कहेंगे जो ए है वो हमारे पास 1 है क्योंकि इसका कोफिशिएंट 1 है, और जो बी है वो हमारे पास यहाँ पे 4 है, और जो सी है वो हमारे पास यहाँ पे कांस्टेंट टर्म सी है। इसी तरीके से इस तरह अप्लाई करते हैं। यहाँ पे इनको लिखना चाहिए था कि x माइनस 4 इज इक्वल टू 0, तो यहाँ पे x4 आ गया। ये हमारे पास एक रियल रूट्स है, रियल रूट। और हमें दो बाकी रूट जो हैं वो कॉम्प्लेक्स रूट फाइंड करने हैं जो कि ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर की हालत में की कंडीशन में हमारे पास आएंगे। ठीक है जी, आगे जाके आएंगे। यहाँ तक समझ में आ गया। पूरा फॉर्मूला आप लोगों को अलग लगाना आता है। आपने पूरा क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करते हुए सॉल्व किया। जब आप यहाँ तक आ जाएंगे मैं आपको यहाँ समझाती हूँ अब यहाँ पे आगे कहानी क्या हुई है। अब हमारे पास यहाँ पर देखो 1 मिनट 64 के आगे आ जाते हैं, ताकि यहाँ पे आप लोगों को रफ वर्क इन बच्चे ने नहीं बनाया ना, तो रफ वर्क के अकॉर्डिंग मैं आपको पूरा समझाती हूँ। देखो बेटा, जब आपने 64 में 16 को माइनस किया तो यहाँ पे आपके पास 48 आया, पर माइनस का 40 कॉम्पोजिटिव नंबर है। देखो 40 यहाँ पर ये जो हुआ है ना माइनस का 48, ये मैं आपको समझा दूँ कॉम्पोजिटिव नंबर माइनस 48 ये आया कैसे, इसको किस तरह सॉल्व करेंगे। 2 का टेबल 2 टाइम पड़ा 4 आया, 2 का टेबल 4 टाइम पड़ा 8 आया, 2 का टेबल 1 टाइम पड़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 का टेबल 6 टाइम पड़ा 12, 2 का टेबल 3 टाइम पड़ा 6 और 3 का टेबल 1 टाइम पड़ा 3। तो अगर ये सारी चीज़ें मैं रूट्स में ले लूँ तो ये हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 और 3। तो ये रूट में देखो कि सिर्फ 3 अब ये पेयर बन जाएगा ना 2 2 2 2 ज़ा 4, 2 2 बाहर आएंगे तो ऐसे करके देखो स्टेप बाय स्टेप भी कर लो, कोई इशू नहीं है। तो ये 4 अंडर रूट 3 आएगा, पर माइनस का 3 होगा अंदर। अभी जो माइनस का 3 अगर मैं इसको इस तरह कर दूँ, देखो -1 इस तरह कर कर, और अगर मैं इस तरह ब्रेक करूँ 1 3 ज़ा 3, तो एक ही बात है ना, बात तो एक ही है। अब यहाँ पे आप सबको पता है, इसका मतलब ये हुआ कि -1 के ऊपर भी रूट है और यहाँ पर 3 के ऊपर भी रूट है। अब आप सब जानते हैं स्टार्टिंग में आप लोगों को रियल एंड कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ाया था, तो बताया था कि अंडर रूट -1 जो है वो बराबर होता है आयोटा के। ये चीज़ आप लोगों ने पढ़ी है ना, पर आयोटा का जो स्क्वायर है वो बराबर होता है -1 के। सेम एज इट इज़ यहाँ पर अब ये वाले ये जो इतनी चीज़ें है अंडर रूट -1 ये आयोटा के बराबर हो जाएगा और रूट में हमारे पास 3 ही रहेगा। अब ये वाली चीज़ आगे जाके स्टेप में आपको समझ में आएगी। नेक्स्ट स्टेप में देखें, यहाँ पर देखें, अभी यहाँ हमारे पास ये इसको पॉजिटिव कर किया तो बाहर वाला जो ये जो माइनस था ना, बाहर आयोटा आ गया। ये चीज़ आपको समझ में आ गई यहाँ तक। अब इसके आगे की कहानी रियल रूट्स तो आपको समझ में आ गया, जो हमारा ऊपर निकला था यहाँ पे जो मैंने आपको बताया ये वाला कि x जो है वो -4 इज इक्वल्स टू 0, यहाँ पर रियल रूट है, ये आ चुका है x इज इक्वल्स टू 4। अब हमें जो कॉम्प्लेक्स रूट फाइंड करने हैं वो 2, एक ओमेगा और एक ओमेगा स्क्वायर फाइंड करना है। अब बाकी का ये सारा स्टेप यहाँ से आप हटा दीजिएगा, थोड़ा सा मुश्किल तरीके से बच्चे ने किया है। इसी तरीके से मैं आपको यहाँ पे करवाती हूँ ये स्टेप। देखो मैंने आपको कहा कि x की जो वैल्यू आई है वो आई है -4 प्लस -4, ये आ गया आयोटा
डिवाइड अंडर रूट में 3 और डिवाइडेड बाय 2। अब यहाँ पे 2 दफ़ा, यहाँ पे अगर कॉमन ले लो इस 4 को, अगर आप कॉमन ले लो यहाँ पर, तो यहाँ बचा -1 प्लस माइनस आयोटा अंडर रूट 3 डिवाइडेड बाय 2। अब यहाँ पे बेटा ये जो प्लस, अब ये यहाँ पे एक प्लस है और एक माइनस है, 2 दफ़ा है ना। अब प्लस वाला अगर मैं कहूँ कि आप सबको पता है कि -1 प्लस आयोटा अंडर रूट 3, ये आप लोगों ने क्यूब रूट्स पढ़े थे ना स्टार्टिंग में, जब मैंने आपको यूनिटी वाला समझाया था, जब मैंने क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी से बताया था, तो मैंने आपको बताया था वहाँ पर कि -1 प्लस आयोटा अंडर रूट 3 डिवाइडेड बाय 2 जो है वो ओमेगा के बराबर होता है। किसकी? इतनी चीज़ जो है ना, ये पूरी चीज़ बराबर किसके होती है? ओमेगा के W के बराबर होती है। और अगर ये -1 प्लस आयोटा अंडर रूट 3 डिवाइडेड बाय 2, यहाँ पे प्लस की जगह पे माइनस आ जाए तो ये बराबर होता है ओमेगा स्क्वायर के। ऐसा ही है, तो आपने इसी तरीके से करना है इसको, ठीक है। यहाँ पर मैं आपको यहाँ दोबारा करके दिखा देती हूँ ताकि सही से क्लियर हो जाए। मेरा आपको बताने का मकसद नेक्स्ट स्टेप में ये है कि आपने कहा कि एक बेटा बहुत ज़्यादा लेंदी लेक्चर हो रहा है, मुझे अंदाज़ा है इस चीज़ का, लेकिन मैं यही कोशिश करूँगी कि कोई भी एक ऐसा स्टेप रह ना जाए जो बच्चों को समझ में ना आए। और अगर आप लोग उसके डिटेल लेक्चर्स को लेना चाहते हैं कि मैंने आपको बोर्ड पर कैसे एक्सप्लेन किया है, तो बेटा आपको उसके लिए चैनल पर जाना पड़ेगा। यहाँ पर 4 आ जाएगा कॉमन, अंदर बचेगा -1 प्लस माइनस आयोटा अंडर रूट 3 और डिवाइडेड बाय 2। अब यहाँ पे आपके पास नेक्स्ट स्टेप मैं यहाँ कर रही हूँ, इधर यहाँ देख लीजिए, मैंने आपको कहा कि अब इतनी चीज़ अगर पॉजिटिव में आ जाती है, ये होएगा -4 बाहर है और -1 प्लस आयोटा अंडर रूट 3 और डिवाइडेड बाय 2। इतनी चीज़ जो ना प्लस वाली ये ओमेगा के बराबर है, तो 4 ओमेगा, मतलब एक्स की वैल्यू आ जाएगी 4 ओमेगा। और सेकंड स्टेप में यहाँ 4 की जगह पे, अब प्लस की जगह पे माइनस लगा लीजिएगा, तो वो बराबर हो जाएगा हमारे पास x = 4 ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, यहाँ देख लीजिएगा, यहाँ पे देखो प्लस और माइनस 2 दफ़ा है ना, एक दफ़ा प्लस में एक दफ़ा माइनस में, स्पेस नहीं आप समझ जाएँ। तो हमारे पास जो हमारे इमेजिनरी रूट्स है, सॉरी जो रियल रूट है वो हमारे पास 4 आया है, और जो इमेजिनरी जो कॉम्प्लेक्स रूट आए हैं सॉरी वो आए 4 ओमेगा और 4 ओमेगा का स्क्वायर। इसी तरीके से अब सेकेंड वाला सवाल भी क्या है बेटा, वो भी इसी तरीके से दिया, वो आप खुद करेंगे। इसी तरीके से उसी तरीके से आपने फाइंड करना है। यहाँ पे रियल रूट आपके पास आ जाएगा, यहाँ से ये स्टेप दोबारा कर लीजिएगा, एक एक्स आ जाएगा आपके पास यहाँ पर -5 जो रियल रूट है। अब 2 कॉम्प्लेक्स रूट फाइंड करने, क्वाड्रेटिक इक्वेशन लगाओगे, सवाल को आगे की तरफ बढ़ाओगे, लगाते हुए सेम एज उसी तरीके से आपके पास ओमेगा और ओमेगा यहाँ पे आ जाएगा क्यूब रूट्स ऑफ -5 माइनस ये वाला रियल रूट है, और ये दोनों -5 ओमेगा और -5 ओमेगा का जो स्क्वायर है, ये आपके पास जो है वो एक कॉम्प्लेक्स रूट है दोनों। ये आप लोग खुद करेंगे, ठीक है जी। आगे आ जाएं, शो दैट द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन x² - 2x k + 1 / k + 3 = 0 आर रियल। ये भी आपको बताना है। अभी यहाँ पर आपके पास इनके कोफिशिएंट्स उठा लें। x² का कोफिशिएंट 1 है, इस वाले x का कोफिशिएंट 2 और k + 1/k है, और c जो है वो आपके पास यहाँ पर 3 है, ठीक है जी। तो आप सबको पता है कि डिस्क्रिमिनेंट बराबर होता है b² - 4ac के। इनकी वैल्यूज़ को पुट कर दो, ठीक है, ए की जगह ए, बी की जगह बी, सी की जगह जी। यहाँ पे फॉर्मूला ओपन होगा, देखो यहाँ पे प्लस का फॉर्मूला ओपन हो रहा है, a² + 2ab प्लस का b²। यहाँ पे आप क्या अपना कर रहे हो, अपना यहाँ पे आप फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हो। अच्छा बेटा, यहाँ पे हमने इसको पॉजिटिव करना है। ये वाला सवाल मैंने आप लोगों को समझाया भी था और बहुत डिटेल में करवाया था। आपको याद होगा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि इस तरह कोई भी कंडीशन आ जाती है, इसकी आपने बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। इस तरह का एक सवाल तो इंशाल्लाह अज़्ज़ा वजल आपके जो है ना एग्ज़ाम में ज़रूर आएगा, ठीक है बेटा। अब यहाँ पे हमारे पास देखा जाए तो यहाँ पे एक फार्मूला बन रहा है a² - 2ab + b²। कैसे? देखो ये a² - 2 और प्लस a², ये फार्मूला बन रहा है। देखो ये a - b का होल स्क्वायर और +1 साइड पर हो जाएगा। तो अब यहाँ पे लिख दोगे डिस्क्रिमिनेंट इज़ लेस देन 0 सिंस द वैल्यू ऑफ डिस्क्रिमिनेंट इज़ पॉजिटिव, रूट्स आर रियल एंड इररिस्पेक्टिव साइन ऑफ k। ठीक है जी, ये हो गया। आगे आ जाओ, सेम एज इट इज़ ये भी इसी तरीके से आपके पास होगा। सेम आप यहाँ देख लीजिएगा, ये भी सेम एज इट इज़ इसी तरीके से आपने इसको फाइंड करना है। बस यहाँ पे सिंथेटिक डिवीजन मेथड लगेगा, ठीक है जी। यह करवा देती हूँ आपको। ये इक्वेशन नंबर 1 है। अब यहाँ पे x दिया गया, एक रूट दिया गया है जो कि 3। अब इसको आपने पुट करना है इक्वेशन नंबर 1 में, जहाँ जहाँ x है वहाँ पुट कर दो। इस तरीके से आपके पास m की वैल्यू आ जाएगी जो कि 7/3 है। अब 7/3 को जब इक्वेशन नंबर 1 में पुट करोगे तो आपके पास इस तरह क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगा 2x³ - 7x² + 9 = 0। सिंथेटिक डिवीजन मेथड अप्लाई करते हुए अब आपने इसको फाइंड करना है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर इनके कोफिशिएंट्स उठा लो, जैसा कि ये 2 - 7 और 0, ये आपने कहाँ से उठाया? इनके कोफिशिएंट उठाएं इस वाले क्यूबिक इक्वेशन के, ठीक है। ये 2 है, -7 कांस्टेंट टर्म है 0,
मतलब यहाँ पे एक्स जो है 0 हो गया। देखो यहाँ पे इस तरह है ना, एक ये क्यूबिक है, ये स्क्वायर है, और यहाँ पे सिंपल टर्म एक्स मौजूद नहीं थी, और ये वाला कांस्टेंट टर्म है 9, तो यहाँ नहीं थी, ये 0 लगाया है इसीलिए हमने यहाँ पे। ठीक है, ये चीज़ें मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। क्या करते हैं सेंटर डिवीजन में 2 इस तरह को उतार देते हैं। 2 को 3 टाइम मल्टीप्लाई किया 6 आया, 7 में 6 माइनस किया माइनस का 1, 3 1 जा 3 माइनस का 3, 3 में 0 किया माइनस का 3, 3 जा 9, रिमाइंडर इज 0। ठीक है जी। अब आप क्यू ऑफ एक्स फाइंड करेंगे, जैसे ए बराबर है 2 के, बी बराबर है -1 के, इसको बी कहेंगे, इसको हम सी कहेंगे, जो कि 3 आ रहा है -3। नाउ वी हैव क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² + bx + c = 0। अब आप सबको पता है यहाँ पर हमने ब्रेक करना है, यहाँ पर अपने फैक्टर्स को हम ब्रेक करेंगे। अब यहाँ पर 2x² - 3x + 2 - 3 = 0। हमने मतलब अपनी वैल्यूज़ को पुट करते हुए क्वाड्रेटिक इक्वेशन अप्लाई किया है यहाँ पर, और इनको पुट कर दिया। a जो है वो 2x² हो गया, b जो है -3x हो गया, बाकी कौन जो है 2x हो गया, और -3x = 0। अब यहाँ पे क्या करना होता है, कॉमन लेना होता है। अच्छा, इसको ये आया कैसे, अब आप कहेंगे मिस ये -2x और प्लस का ये चीज़ आई कहाँ से है, ये मैं आपको बता देती हूँ। देखो यहाँ पे जब आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपने अप्लाई किया, ax² प्लस का bx प्लस का c, चलें देखें a क्या है आपके पास, यहाँ पर 2 आया है ना, तो ये हो गया 2x², ऐसे ही है ना, ये 2x² है, x², इसके ऊपर स्क्वायर लगाएं, प्लस b आपके पास कितना है -1, और ये x है, तो क्या हो जाएगा, माइनस का x हो जाएगा ना, यहाँ पे प्लस माइनस तो माइनस होता है ना, ये माइनस का x हो जाएगा। ठीक है, और c जो है वो आपके पास कितना है, -3 है। ठीक है, तो अब इस तरीके से ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी है इस तरह, = 0। अब इस हमने मिडिल टर्म ब्रेक करनी है, जो माइनस का x है इसको इस तरह ब्रेक करना है किसी भी दो टर्म में कि आपस में प्रोडक्ट में क्या आना चाहिए, 6 3 2 सा क्या है, प्रोडक्ट में क्या है 6 है, देखो यूँ 2 3 सा 6 माइनस का 6। अब हम ऐसे दो फैक्टर्स हमें सेटिस्फाई करने हैं जिनको हम आपस में मल्टीप्लाई, अब मैं आपको मिडिल टर्म ब्रेक कराना शुरू हो गई हूँ। यहाँ पे जब बच्चों वाली चीज़ें जो लोग आप लोग जो है वो स्टार्टिंग में कर आ चुके हैं। अगर मैं यहाँ पर 1 का टेबल 6 टाइम पढ़ूँ तब भी 6 आता है, लेकिन 6 में से 1 माइनस करूँ तो 1 नहीं आता, 5 आता है। अगर मैं 3 का टेबल 2 टाइम मल्टीप्लाई को पढ़ती हूँ तो 3 2 सा 6 आता है, 3 में से 2 को माइनस करती हूँ तो 1 आता है, तो मतलब ये वाला फैक्टर जो है वो सेटिस्फाई कर रहा है। इस तरह 2 3 सा भी 6 होता है, 2 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करूँगी तब भी 6 आएगा, और लेकिन 2 में से 3 को माइनस करूँगी तब भी 1 आता है, लेकिन अकॉर्डिंग टू कंडीशन लगाना पड़ता है। यहाँ पे एक स्टेप और कर लीजिएगा, बच्चे ने ये वाला स्टेप यहाँ मिस किया है, 2x² - x - 3, यहाँ पे आपने ऐड करना है इस स्टेप से पहले। यहाँ पे मिडिल टर्म स्प्लिटिंग हुई है, ठीक है जी। फिर यहाँ से कॉमन ले लेते हैं x, तो ये x 2x - 3, यहाँ पे x 1 कॉमन आया, कुछ कॉमन नहीं है, तो 2x - 3, देखो दोनों सेम आ रहे हैं, तो कॉमन ले लिया 2x - 3, और बाहर वाला x + 1 = 0। अब यहाँ पे 2x - 3 के पास भी 0 है, और यहाँ x + 1 के पास भी 0 है, तो ये हो जाएगा, यहाँ पे 2x कहेगा 3 को मेरे पास से हट जाओ, 0 के पास जाएगा तो +3 हो जाएगा, और यहाँ से x जो है 2 मल्टीप्लाई में यहाँ डिवाइड में हो जाएगा, x/3 हो जाएगा। ठीक है जी, इसलिए बेटा मैं जल्दी जल्दी करवा रही हूँ ताकि कंप्लीट हो जाए। तो रूट्स हमारे पास आ जाएंगे 3/2 और -1। ठीक है, अब आप सबको पता है कि अल्फ़ा और बीटा, ये सारी चीज़ें ऑलरेडी मैंने आपको करवाई हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना, यहाँ पे आपके पास a जो है वो p है, और इसका क्योंकि इसके जो कोफिशिएंट्स हैं, और b जो है वो आपके पास q है, और c जो है वो भी आपके पास यहाँ पर q है, तो ये आपके पास आप सबको पता है। अब अल्फ़ा द सम ऑफ जो रूट्स है वो अल्फ़ा प्लस बीटा होता है, इसका फॉर्मूला समझ लें -b/a होता है, और आपके पास जो प्रोडक्ट ऑफ रूट है यहाँ पे वो आपके पास होता है c/a। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ रूट मतलब अल्फ़ा इंटू बीटा। अब हमने यहाँ पे क्या करना है, -b/a, तो सम ऑफ रूट्स अब आप फाइंड करोगे तो सब में आपके पास -b q आ रहा है, तो -q/p आ जाएगा, क्योंकि a जो है वो p है और b जो है वो q है। ठीक है जी, तो ये हो गया सम ऑफ रूट। अब हमें निकालना है प्रोडक्ट ऑफ रूट। प्रोडक्ट ऑफ रूट में आपके पास c/a आ जाएगा, तो c आपके पास क्या है q, और a जो है वो आपके पास p, तो ये हो गया। अब हमने क्या करना है, इनका ऐड करना है। देखो यहाँ पे क्या कह रहा है, अल्फ़ा √α डिवाइडेड बाय बीटा प्लस बीटा इंटू अल्फ़ा डिवाइडेड बाय अल्फ़ा। नाउ ये हमने इसे में ऐसे एज इट इज वहाँ से क्वेश्चन कॉपी किया। अब मल्टीप्लाइंग डिवाइडिंग द फर्स्ट टर्म बाय अल्फ़ा एंड सेकंड टर्म बाय बीटा, मतलब अल्फ़ा और बीटा दोनों को हमने क्या करना है, मल्टीप्लाई भी करना है और डिवाइड भी करना है। अल्फ़ा को अल्फ़ा से मल्टीप्लाई किया, और बीटा को भी किया, और बीटा को बीटा से भी किया, न्यूमिनेटर से भी किया और डिनोमिनेटर के साथ भी किया। अल्फ़ा स्क्वायर हो गया, बीटा स्क्वायर हो गया। ठीक है, अब ये रूट दोनों के ऊपर है। अब इसको अलग अलग कर दो, यहाँ पे इसको अलग कर दिया, इस पर अलग कर दिया, न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर अलग अलग कर दिया हमने, तो अब ताकि हम कैंसिल कर सकें, ऊपर वाले स्क्वायर से बीटा कैंसिल, रूट कैंसिल, इसके स्क्वायर से इसके अल्फ़ा का जो रूट है ये कैंसिल, तो ऊपर से अल्फ़ा बच गया, और यहाँ पर सिर्फ बीटा बच गया। अब ये एलसीएम ले लो, तो यहाँ पर हो जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू
अल्फ़ा प्लस बीटा, मतलब दोनों का देखो जब डिनोमिनेटर सेम होता है तो हम क्या करते हैं, न्यूमरेटर को ऐड कर देते हैं। इसी तरीके से हमने डिनोमिनेटर में अल्फ़ा प्लस बीटा रूट में ले लिया और ऊपर अल्फ़ा प्लस बीटा ले लिया। अब हमने नाउ पुट द वैल्यू ऑफ सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट इन इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे। 1 में आपके पास जो इक्वेशन नंबर 1 थी उसमें हमने क्या करना है, इसको द सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट में हमने इसको पुट कर देना, जो हमारी वैल्यू आई है। सम ऑफ रूट क्या आया था हमारे पास, माइनस क्यू ओवर पी, और प्रोडक्ट ऑफ रूट हमारे पास क्या आया था, अंडर रूट क्यू ओवर पी। ठीक है जी। अब यहाँ पे आप सबको पता है डिनोमिनेटर में अगर मैं इसको इस तरीके से कर लूँ तो गलत ना होगा, मल्टीप्लाई में करूँगी तो ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर की चला जाएगा और डिनोमिनेटर जो वो न्यूमिनेटर की जगह पर आ जाएगा। ऐसे इस वाले टर्म को गौर से देख लो कि पी जो है वो हमारे पास क्या है, ऊपर चला गया और क्यू जो है वो नीचे आ गया। अब आप सबको पता है रूट की जगह पर अगर 1/2 लगाऊँ तो एक ही बात है, ठीक है ना। अब हमें क्या करना है नेक्स्ट स्टेप में बच्चे, अब यहाँ पे गौर करो अगर आप, तो आप यहाँ देख रहे हो कि अब हमारे पास, हमें पी वाले एक तरफ कर लो और क्यू वाले एक तरफ कर लो। अब ऊपर माइनस का क्यू है, इस क्यू को जब ऊपर लेकर जाओगे ये पॉजिटिव नेगेटिव हो जाएगा, 1/2 माइनस 1/2 हो जाएगा। नीचे तो पी के ऊपर पावर 1 मौजूद है, पर ये वाला 1/2 जब ये नीचे आएगा तो ये माइनस का 1/p हो जाएगा। ऐसे ही है। अब हमारे पास यहाँ पे अब ये 1 है और यहाँ पे आपके यहाँ माइनस लगा लो, यहाँ माइनस नहीं लगा, स्टार्टिंग से माइनस चलता हुआ आना चाहिए ऊपर से। अब यहाँ पे माइनस 1/2 है। अब 1 में से 1/2 को माइनस करोगे तो सिंपल क्या बचता है, 1 बचता है, हाफ बचता है सॉरी। और यहाँ भी 1 में से 1/2 को माइनस करो तो हमारे पास क्या बचता है, हाफ बचता है। अब इनके ऊपर दोबारा हमने क्या लगा दिया, रूट लगा दिया आपकी बुक में जो आंसर आया उसके अकॉर्डिंग। ठीक है जी, इसको नोट कर लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब बढ़ते हैं। नाउ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज सॉल्व एनी वन ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशंस। अच्छा, ये सिस्टम ऑफ इक्वेशंस हैं, इस पर तो बेटा मेरी डिटेल वीडियो और मैंने बहुत इंटरेस्टिंग मतलब ट्रिक के ज़रिए आप लोगों को ये इक्वेशंस करवाई हैं। आप यहाँ से नोट कर लें, PDF तो आपको खैर मिल जाएगा, बहुत आसान है। आपने इसमें से जो है ना करना क्या होता है बेसिकली, इसमें सिस्टम इक्वेशन वाला जो चैप्टर था, लास्ट की एक्सरसाइजेस थी ना आपकी, तो इसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि बेटा आपने इन इक्वेशंस को अलग अलग तरीके से जो है ना आपने क्या करना है, आपने इसको वो जो है वो प्रैक्टिस करना है। मतलब जब 2 या 2 से ज़्यादा इक्वेशंस का जो सेट है, इनका सोल्यूशन होता है, इनमें से एक वेरिएबल को हमें ख़त्म करना होता है किसी न किसी तरीके से। ठीक है जी, सिस्टम इक्वेशन में तो हमारे पास ये 2 या 2 से ज़्यादा जो भी इक्वेशंस होते हैं उनके सेट का जो सोल्यूशन है वो हमेशा क्या होता है, सेम होता है। इसमें मैंने आपको एलिमिनेशन मेथड भी बताया, मैंने एडिशन भी बताया कि एक एक्स की वैल्यू को दूसरे में पुट कर दो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मूला अप्लाई करते हुए ये सारे सवाल सॉल्व होंगे। इसके अंदर जो है आपके पास सोल्यूशन सेट में एक्स और वाई की वैल्यूज़ को हमें फाइंड करना होता है। तो ये दोनों सवाल मैंने जो है ना ये जो अपने चैनल के ऊपर जो है वो अपलोड किए हैं। तो आप उस एक्सरसाइज से जाकर इस वाले एक्सरसाइज 20.7 में जाएंगे ना आप, तो आपको यहाँ वहाँ मिलेगा। ये क्वेश्चन नंबर 1 है और एक क्वेश्चन नंबर 7 है। ये मैंने देख लिया था यहाँ पर, मैं आपको दिखा देती हूँ। मेरा पेन एक तो गायब हो जाता है बार बार, पहले पेन को ले आते हैं। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिजॉल्व द फॉलोइंग इनटू पार्शियल फ्रैक्शन। 4x इंटू एक्स माइनस 4 इंटू एक्स माइनस 4 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3। अच्छा बेटा, ये केसेस होते हैं, इसमें पार्शियल फ्रैक्शन में क्या होता है, आपको क्या करना होता है, रिड्यूस कर देना होता है, डिकम्पोज कर देना होता है, मतलब वन टर्म को ब्रेक कर देना होता है बहुत सारी टर्म्स में। यही चीज़ मैंने आपको बताई थी। अच्छा, इसमें आपको पहले देखना पड़ेगा कि आपके पास जो आपका इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है ये प्रॉपर है। ठीक है जी, आपको पहले ये चेक करना पड़ेगा, चेक इट प्रॉपर या और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अगर हमारे पास वो प्रॉपर फ्रैक्शन होगा तो हम उसको सॉल्व करेंगे। और याद रखिएगा पार्शियल फ्रैक्शन जो है के लिए हमारे पास जो है के लिए हमारे पास प्रॉपर फ्रैक्शन का होना ज़रूरी है। अगर हमारे पास प्रॉपर फ्रैक्शन नहीं है तो हमें उसको पहले क्या करना पड़ेगा, एक प्रॉपर फ्रैक्शन बनाना। अगर इम्प्रॉपर है तो उसको डिवीजन मेथड से जो है वो हमें क्या करना पड़ेगा, प्रॉपर बनाना पड़ेगा, क्योंकि जो पार्शियल फ्रैक्शन है वो हमेशा एक प्रॉपर फ्रैक्शन के ही बनाए जाते हैं। ठीक है जी, ये चीज़ मैंने आप लोगों को ऑलरेडी पहले बताई थी। और इसका इंट्रोडक्शन लेक्चर बेटा आप लोग तमाम लेक्चर्स के देख लें, ये रिक्वेस्ट है मेरी, क्योंकि इसमें मेरा फ़ायदा नहीं, इसमें आपका ज़्यादा फ़ायदा है कि अगर आप इन तमाम लेक्चर्स के इंट्रोडक्शन लेक्चर्स को देख लेंगे उससे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगा। आपको पता चल जाएगा कि क्या केस आया है, किस के केस के अकॉर्डिंग हम सॉल्व कर रहे हैं। अब यहाँ तो मैं आपको डायरेक्ट बताऊंगी, जाहिर है। यहाँ देखो, चेक इट प्रॉपर, दिस क्वेश्चन ऑल्सो प्रॉपर अ रैशनल एक्सप्रेशन। ये आपके पास एक रैशनल एक्सप्रेशन है, तो आपने पहले तो मिडिल टर्म स्प्लिट करना है। यहाँ पे ये -2x माइनस 3 है, तो पहले इसकी स्प्लिटिंग कर लो, मिडिल टर्म ब्रेक हो जाएगी। यहाँ पर देखो, यहाँ पे डायरेक्ट बच्चे ने किया है, बल्कि नहीं, स्टेप बाय स्टेप ही किया है। तो आपको 3 1 जा 3 करना है, इस तरह -3 और उसके फैक्टर्स बना लो। हमें क्या करना है, हमें -2 चाहिए बी में, और a इंटू सी जो है वो हमें -3 चाहिए, और b जो है वो हमें क्या चाहिए, -2। वही मिडिल टर्म स्प्लिटिंग हो रही है। हम ऐसे दो फैक्टर्स, अगर मैं 3 को 1 टाइम मल्टीप्लाई करती हूँ तो 3 आता है,
बिल्कुल 3 आता है, -3। और अगर इन दोनों को सॉल्व करूँ, 3 में से 1 निकालूँ तो -2 आता है। इसका मतलब यही वाला फैक्टर जो है वो सेटिस्फाई कर रहा है। हमने यहाँ पे इसको मिडिल टर्म ब्रेक किया, इसके फैक्टर्स बना लिए x-3 और x+1 बनेगा। ठीक है जी, यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया। इसका एक स्टेप ना आप यहाँ पे और कर लीजिएगा, यहाँ पे इसी के आगे इस तरीके से आप लिख लें। यहाँ पर मैं आपको पेन ओपन करके दिखाती हूँ। आप यहाँ लिख लीजिएगा 4x-16 डिवाइडेड बाय x+3, सॉरी x-3, आई एम सॉरी x-3, और दूसरा वाला आपके पास आएगा x+1, ये माइनस है। ठीक है जी, अब यहाँ पे A1 और A2 करके इस बच्चे ने जो है वो आपको यहाँ पे लिखे हैं रूट्स। तो आपने ऐसे नहीं लिखना, आपको मैंने ABCD की फॉर्म में लिखवाया, इससे कन्फ्यूजन नहीं होती। क्योंकि स्टार्टिंग की एक्सरसाइज तो आप कर लेंगे, लेकिन आगे जाके आपको थोड़ा प्रॉब्लम होगा। तो आप बेहतर है यहाँ पर या आप इसको A और B इस तरीके से करके सॉल्व करें, जिस तरह मैंने आप लोगों को अपने चैनल पे बताया है। ठीक है, आप A B करके करेंगे ना तो आपके लिए ज़्यादा आसान होगा। डिनोमिनेटर में x-3 और x+2 है, तो आपने मल्टीप्लाइंग बाय विथ x-3 एंड x+2 बोथ साइड, सब में आपने x-3 x+2 को x+1 को अपने जो है वो मल्टीप्लाई करना है इन तमाम टर्म्स के साथ। देखो और इधर भी मल्टीप्लाई करोगे x-3 और x+1, देखो ऐसे करके x+1 सबके साथ इनकी स्टार्टिंग में रखते जाओगे तो जो चीज़ कैंसिल हो रही होगी वो कैंसिल हो जाएगी, और जो बच जाएगा वो आपने एक्स्ट्रा यहाँ पर लिख देना है। लिखने के बाद आपने रूट्स देखने हैं। अब एक x-3 था यहाँ पर देखो, और एक x+1 है तो x-1 होगा। यहाँ से रूट्स चेक करोगे अपने, ठीक है ना, यहाँ से चेक करते हैं अपने रूट्स को। एक आपके पास x3 हो जाएगा पॉजिटिव और एक x-1 हो जाएगा। अगर नहीं समझ में आ रहा है यहाँ पे तो चैनल पर जाकर इन तमाम सवालात को देख लीजिए, आपको यहाँ से अच्छे तरीके से वहाँ से जो है ना इन क्वेश्चंस को का सोल्यूशन मिल जाएगा बहुत प्रॉपर तरीके से। ठीक है जी, वहाँ पर बहुत डिटेल में मैंने एक्सप्लेन किया है। फिर A1 आ जाएगा, फिर B आ जाए, मतलब A भी फाइंड कर लेना, B भी फाइंड कर लेना, फिर जो आएगा उसको आपने इक्वेशन में पुट कर देना है। बस इसी तरीके से सारे सवालात इसी तरीके से होंगे। पूरा पार्शियल फ्रैक्शन का जो चैप्टर है, बेसिकली ये सेकेंड ईयर का चैप्टर है, इन्होंने मैट्रिक क्लास में आप लोगों को ऐड कर दिया है, कोई इशू नहीं है। आपने उन वीडियोस को देखना है, उन वीडियोस से आपने इन तमाम सवालात को सॉल्व करना है, क्योंकि इतना बड़ा लेक्चर यहाँ दूंगी तो बेटा बहुत लेंथी हो जाएगा। ये सब इसी तरीके से होगा, आपने सवालात को पढ़ते हुए कंडीशन बनानी है। अब आप कहेंगे मिस ये कंडीशन कैसे बनेगी, इसके लिए आप चैनल पर जाएँ, इंशाल्लाह आप लोगों को समझ में आएगा। ठीक है, ये सब अब इस बच्चे ने A1 A2 A3 करके करा है, जो हमारे ग्रुप के बच्चे हैं, लेकिन आपने बेटा जो मैंने तरीका बताया ना ABC, उस तरीके से आपने नोट्स को रखना है। ठीक है जी, उम्मीद है आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। अच्छा जी, आगे आ जाओ। ये तीनों पार्ट्स, अच्छा यहाँ पर एक मिस्टेक है, यहाँ पे 7x+7 है ये, और यहाँ पे ब्रैकेट रूट में x-2 है। इस तरीके से होगा, इसको करेक्शन कर लीजिएगा यहीं पर ही। इसलिए कहा जा रहा है कि लेक्चर को पूरा देखें। तीनों सवाल पार्शियल फ्रैक्शन के हैं, ये आप चैनल पर जाकर देखेंगे। फिर आ जाता है फाइंड द मीन डेविएशन ऑफ द नंबर ऑफ एब्सेंस इन अ क्लास लास्ट 7 डेज। हमने अर्थमेटिक मीन फाइंड, यहाँ पे मीन डिवीजन फाइंड करना है। मीन डिवीजन का आप सबको फार्मूला पता है, डिटरमिनेंट x माइनस, इसको एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x भी कह सकते हो, x में मीन डिवीजन भी कह सकते हैं, x माइनस मीन डिवाइडेड बाय n। अब हमें एक कॉलम चाहिए, यहाँ पे एक तो ज़रूरत पड़ेगी हमें मीन की, और ऑब्जर्वेशन आपके पास गिवन है। अब हमें एक कॉलम बनाना पड़ेगा। याद रखें, जब भी स्टैटिस्टिक्स का टॉपिक आएगा, कोई भी सवाल अगर फार्मूलाज आप याद करते हो तो उस फार्मूला के अकॉर्डिंग आपको अपनी कैलकुलेशन का अपने दिमाग में बैठाना है कि हमारे पास कौन सा कॉलम बनेगा, उसके अकॉर्डिंग आप बनाओगे। आप चाहो तो कैलकुलेशन ऊपर कर लो, आप चाहो तो कॉलम बना लो, लेकिन मेरा सजेशन ये है कि पहले आप कॉलम बनाया करें ऊपर और फिर आप कैलकुलेशन नीचे की तरफ किया करें। ठीक है, आपने देखिए यहाँ ऑब्जर्वेशन आपको क्या चाहिए, मीन चाहिए। सबसे पहले हमने क्या फाइंड करना है, यहाँ पे मीन फाइंड करना है। देखो ये रहा मीन। मीन कैसे निकालते हैं, मतलब आपने यहाँ पे तमाम ऑब्जर्वेशन का मीन, जितनी ऑब्जर्वेशन आपके पास दी गई हैं, ये देखें 3 5 3 2 4 1 8, ये सारी आपने ऑब्जर्वेशन लेनी है। इन तमाम ऑब्जर्वेशन का आपने सम ले लेना है, 3 5 2 4 1 8। तो ये हमारे पास हो जाएगा यहाँ पे समीशन x और डिवाइडेड बाय n, मतलब टोटल नंबर ऑब्जर्वेशन 1 2 3 4 5 6 7 8 1 4 2 3 5, इनको सबका सम कर लेना है। समीशन x ये जो लगता है ना, ये वाली चीज़ मीन निकालने का तरीका मैं आपको दोबारा यहाँ बताती हूँ। इस तरह समीशन x, ये सम का मतलब होता है तमाम ऑब्जर्वेशन का सम। उन तमाम ऑब्जर्वेशन 26 इस तरीके से आया है कि आपके पास यहाँ पर ये जो 3 + 5 + 2 + 4 + 1 + 8, इन सबको प्लस करके टोटल नंबर ऑब्जर्वेशन आपके पास कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7, और गिवन भी है कि 7 डेज। ठीक है जी, इन सबको प्लस किया, 26 आया, 26 को 7 से डिवाइड कर दिया, तो मीन हमारे पास 3.7 आ गया।
अब हमें तो बेसिकली ये फाइंड करना है, इसके लिए हमें चाहिए समीशन चाहिए किसका, एक्स माइनस मीन। अब इसके लिए कॉलम चाहिए होगा, हर ऑब्जर्वेशन में से मीन को माइनस करना पड़ेगा। पहले तो आप यहाँ पर आ जाओ, ये देखो हर ऑब्जर्वेशन में से मीन को माइनस करो। मीन जो आपके पास आया था आपने इसमें से माइनस किया, 3 में से मीन को माइनस करो, -0.7, फिर 3 में से अगेन मीन को माइनस करो। मीन क्या है दोबारा देख लेती हूँ, भूल गई मैं। मीन यहाँ है मीन है 3.7, तो आप एक में लिख भी लो यहाँ पे ये कैसे आया है, 3 माइनस 3.7 आई थिंक, देख लेते हैं, नहीं तो मिस्टेक बच्चे फटाफट पकड़ते हैं, मिस आपने ये नहीं ये कहा था। ठीक है जी, यहाँ 5 माइनस इसको मीन का माइनस है, -1.3 आ जाएगा। फिर 3 में से मीन को माइनस, मतलब हर ऑब्जर्वेशन में से मीन को माइनस करना है। यहाँ पे एक्स माइनस मीन वाला कॉलम है ये सारा। फिर आपने क्या करना था, उनको पॉजिटिव कर देना, जो नेगेटिव है उनको पॉजिटिव कर दो, जो पॉजिटिव है उनको नेगेटिव कर दो। इस तरह तमाम ऑब्जर्वेशन का सम आ जाएगा आपके पास ये वाला, ठीक है ना। एक्स माइनस इनका सब सम आ जाएगा, उसको आपने फॉर्मूला पुट कर देना। टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन आपके पास गिवन है जो कि 7 है। ये आपने यहाँ पे फाइंड करना था, मीन डिवीजन अबाउट मीन। आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, वेरिएंस आ गया, स्टैंडर्ड डिवीजन पूछ सकता है, मीडियन पूछ सकता है, मॉड पूछ सकता है। इस तरह के अनग्रुप डेटा में कुछ क्वेश्चन अगर आपके पास आ गए हैं तो ठीक है जी। आगे आ जाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछता है, फाइंड द मीन ऑब्जर्वेशन। देखिए मैंने मीडियन, आपने मीडियन फाइंड करना है। तो मीडियन फाइंड करने के लिए आपने सब या फार्मूला से करोगे, या आप अगर आपके पास एमसीक्यूज में पूछ लेता है तो फिर आपने फार्मूला अप्लाई नहीं करना। अगर वो आपसे इस तरह पूछता है, क्वेश्चन में पूछ लेता है, तो आप प्रेजेंटेशन के लिए फार्मूला पुट कर सकते हो। वो भी देखते हुए करोगे कि डेटा आपके पास इवन है या डेटा ऑड है। ठीक है, डेटा इवन है या डेटा ऑड है, ये सब चीज़ें मैं आप लोगों को ट्रिकी क्वेश्चन करवा चुकी हूँ पहले भी। अगर आपके पास फॉर एग्जांपल 1 2 3 4 5 6, ये देखो मैंने सीरियल वाइज दिया। मीडियन निकालने के लिए आपने अपने डेटा को अरेंज करना होता है असेंडिंग ऑर्डर में, कर लिया। इंक्रीजिंग ऑर्डर में 1 2 3 4 इस तरीके से। अगर ये यूँ होता, 1 इधर होता, 6 इधर होता, 5 इधर होता, 4 इधर होता, 3 इधर होता, 2 इधर होता, तो आप सबसे पहले इसको एक्स को अरेंज करते हैं, अपने तमाम ऑब्जर्वेशन को अरेंज करते हैं। 1 2 3 4 5 6 आपने अरेंज कर लिया। एक यहाँ से काटो, 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 यहाँ से कुछ भी नहीं बचेगा ना, ऐसा नहीं करना। 3 + 4 ले लेना है, बीच वाला लिया 3 + 4 और डिवाइड कर दिया 2 से, जो आंसर आएगा वो आपका क्या है, मीडियन। अगर आपके पास ये तो डेटा आपके पास क्या था, इवन। इवन डेटा में ऐसे होता है, देखो 1 2 3 4 5 6 7 और 8। देखो फॉर एग्जांपल 8 इवन नंबर्स वो डिविजिबल बाय 2 ना। अब यहाँ से देखो, अगर मैं 2 यहाँ से हटा दूँ, 2 यहाँ से, 2 यहाँ से, तो यहाँ से कुछ भी नहीं, ऐसे तो नहीं करना। बीच वाले 2 ले लेंगे, इनको प्लस करेंगे और डिवाइड कर देंगे 2 से। 9/2 डिवाइड करोगे तो वो आपका मीडियन होगा। अगर आपका डेटा ऑड होता, अगर डेटा आपका क्या होता, ऑड होता, ये मैं आपको ट्रिक वो क्वेश्चन बता रही हूँ जो आप एमसीक्यूज में कवर करोगे। अगर ऐसे होता 1 2 3 4 5 फॉर एग्जांपल, अगर तो 2 यहाँ से हटाए, 2 यहाँ से, बीच वाला 3 जो है वो आपका क्या हो जाता, आपका मीडियन हो जाता है। ये सैम्बल होता है मीडियन का, ये मीन का और ये मॉड का। समझ में आई ये वाली कहानी। अब इसी तरह जो भी आपके पास डेटा दिया गया, थोड़ा ज़्यादा ऑब्जर्वेशन दी गई, मैं आपको समझा दूँ। सबसे पहले आपने इसको अरेंज कर लेना है असेंडिंग ऑर्डर में, जैसे कि यहाँ प्रेजेंटेशन से लिखा गया है। 51 52 52 53 54 55 57 58 60 61 62 64 सारी ऑब्जर्वेशन जल्दी जल्दी मैंने आपको सुना दी। अब आपने देखा एन जो है आपके पास 12 है, एन आपके पास क्या है, इवेंट डेटा है, तो फार्मूला होगा 1/2। वो तरीका जो मैंने बताया वो आप एमसीक्यूज में करेंगे। nth डिवाइडेड बाई 2, n+2 डिवाइडेड बाई 2, th वैल्यू में टीएथ ऑब्जर्वेशन भी कह सकते हो। n 12 है, 12 को 2 से डिवाइड किया तो 6 ऑब्जर्वेशन आ गई। 12 2 14, 14 को 2 से डिवाइड किया तो 7th ऑब्जर्वेशन आ गई। ठीक है, अब 6th ऑब्जर्वेशन जो आपके पास आ रही है ना डेटा में वो लेनी है, और 7th ऑब्जर्वेशन जो आ रही है 57 आ रही है। देख लो 6th ऑब्जर्वेशन क्या है, देखो डेटा अरेंज करने के बाद करना है, अरेंज नहीं किया तो गलत हो जाएगा। 1 2 3 4 5 6, ये 6th है और ये 7th है आई थिंक। ठीक है, 55 और 57th कहाँ गया, ठीक है देखें 7th ऑब्जर्वेशन 55 और 57 यही आ रही है। दोनों ऑब्जर्वेशन को लिया, प्लस कर दिया और डिवाइड कर दिया 2 से। सिंपल आपके पास आपका आंसर आ गया 56। ये तो हो गया मीडियन। अब यहाँ पे फाइंड द रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पूछ रहा है। नंबर 30 से जो मैंने आप लोगों को बड़ा डिटेल में एक्सप्लेन किया है ये सारी चीज़ें। यहाँ आ जाते हैं सवाल की तरफ, देखो फाइंड द रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। अब हमारे पास साइन थीटा 1 दिया गया है, 3/2। आप सबको पता है 6 रेशियोज होते हैं, एक गिवन है और आपको 5 रिमेनिंग फाइंड करने कौन से होंगे। अब यहाँ पे एक हिंट दे दी है उन्होंने कि साइन थीटा जो है वो लाई कर रहा है सेकंड क्वाड्रेंट पे। आप सबको पता है ये चलो बताते हैं, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, आप सबको मालूम है, ये सेकंड क्वाड्रेंट है।
दिस वन इज़ थर्ड क्वाड्रेंट एंड दिस वन इज़ फोर्थ क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो होते हैं सारे के सारे पॉजिटिव होते हैं, ऑल पॉजिटिव होते हैं, चाहे साइन कॉस कॉसेक कॉट वगैरह व्हाटएवर, सबके 6 के 6 सारे पॉजिटिव होते हैं। सेकंड वाले में हमारे पास सिर्फ और सिर्फ साइन थीटा और कॉसेक थीटा पॉजिटिव होता है, इसके अलावा बाकी सब नेगेटिव होते हैं। ये 2 पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब इसके अलावा सब नेगेटिव होते हैं, लिख लो एक जगह पर। जबकि जो थर्ड क्वाड्रेंट होता है यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ हमारे पास टेंजेंट और कॉट, ये 2 पॉजिटिव होते हैं और बाकी सबके सब नेगेटिव होते हैं। ये सारी चीज़ें आपके एमसीक्यूज में भी आ सकती हैं। फोर्थ वाले में आपके पास जो आपका कॉस थीटा है और आपका सेक थीटा है ना, ये पॉजिटिव होता है और इसके अलावा रिमेनिंग बाकी सारे के सारे क्या होते हैं, नेगेटिव होते हैं। कॉस और सेक पॉजिटिव है। अब बात की है इन्होंने सेकंड क्वाड्रेंट में कि थीटा जो है एंगल लाई कर रहा है, कहाँ पे थीटा लाई कर रहा है, सेकंड क्वाड्रेंट में, मतलब साइन और कॉस पॉजिटिव है, बाकी इसके अलावा रिमेनिंग सारे के सारे जो है वो नेगेटिव हैं। ठीक है जी, चलें आ जाते हैं, स्टार्ट करते हैं। अब इतनी बड़ी जो इसमें कैलकुलेशन इसमें की गई है ना, इस PDF में इसको करने की ज़रूरत नहीं है, जो चीज़ मैं बता रही हूँ उसको फॉलो करें। हमारे पास यहाँ पे कहता है साइन थीटा है √3/2 के। अब आप सबको पता है कि साइन थीटा का जो रेसिप्रोकल है वो हमारे पास क्या होता है, कॉसेक थीटा होता है। साइन थीटा का रेसिप्रोकल क्या है हमारे पास, इसका रेसिप्रोकल होता है कॉसेक थीटा। तो हमें क्या करना है, इसको उल्टा कर देना है, 2 ऊपर आ जाएगा रेसिप्रोकल और √3 नीचे आ जाएगा। तो ये हो गया सेकंड ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोस, साइन भी हो गया और हमारे पास कॉसेक भी हो गया, 2 निकल आए। अब एक चीज़ आपको मालूम है, आप सब जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 के, ये भी आपको मालूम है। अब कॉस हमारे पास मौजूद है, अगर हम यहाँ से देखो, मैं एक चीज़ आपको बताऊँ, अगर मैंने आपको जैसा कि यहाँ पे बताया कि हमारे पास जो साइन स्क्वायर थीटा है, ये आप इस तरीके से ले लो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा के अकॉर्डिंग आप इसमें से वैल्यूज पुट कर दो। कॉस मैंने आपको बताया कितना दिया गया, 2/√3 दिया गया, यही मैंने आपको बताया ना कि क्या दिया गया, √3/2। अब साइन थीटा हमारे पास आया है √3/2, तो एक काम करो, कॉस स्क्वायर थीटा को ऐसे ही रखो, कॉस इधर कर लो इधर कर लो, बात एक ही है। ठीक है, अभी साइन थीटा या पुट कर लो यहाँ पे, प्लस एक ही बात है, साइन थीटा मैंने यहाँ लिख दिया ना, कॉस कोई मसला नहीं, आप साइन लिख लीजिएगा, कंफ्यूज ना होइएगा। साइन की वैल्यू दी गई है √3/2 = 1, ऐसे ही है। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे इसके ऊपर स्क्वायर है जैसे कि आपको यहाँ नज़र आ रहा है साइन स्क्वायर थीटा सॉरी, कहाँ है, गला ख़राब है, तो थोड़ा सा जो है वो आप लोग एडजस्ट कर लें। ऊपर स्क्वायर है तो ये स्क्वायर इस रूट को कैंसिल कर देगा, हमारे पास बच जाएगा 3/2 1। मैं ध्यान लिख के दिखा देती हूँ सही से, ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस रूट तो ख़त्म हो गया, ये हो गया 3/4 और यहाँ पर है 1। अब ये दोनों चीज़ें यहाँ से चली जाएंगी 1 के पास, या एक हाँ इसी तरीके से है ना, अब 1 के पास जाएंगे, 3 मल्टीप्लाई में है, यहाँ पे प्लस में वहाँ जाके माइनस हो जाएगा और ये 4, ये पूरा ले जाओ, एक काम करो उठा के इसको वहाँ ले जाओ इस तरीके से। अगर मैं राइट साइड 1 के पास लेके जाती हूँ तो ये हो जाएगा 1 - 3/4, ऐसे कर लो, पूरा ले जाओ वहाँ पे फ़िलहाल। अब मल्टीप्लाई कर लो, 4 1 जा हो जाएगा 4, 4 - 3, इस तरह डायरेक्ट, तो 4 - 3 और /4, तो 4 में से 3 गया तो 1 बचा, 1/4। मतलब हमारे पास कॉस स्क्वायर थीटा जो है वो क्या आया है, हमारे पास आया है, कॉस स्क्वायर थीटा आया है हमारे पास 1/4 पर। हमें तो कॉस थीटा मालूम करना था, तो रूट ले सकते हो, तो गिवन हमारे पास क्या आ जाएगा, सिंपल। अगर दोनों तरफ रूट ले लेते हो, देखो यहाँ बताती हूँ, ये आप लोग बेटा, चले मैं दोबारा बता देती हूँ, मैंने आपको क्या कहा, क्या बचा था हमारे पास आया था कॉस स्क्वायर थीटा = 1 - 3/4, ऐसे है ना, पॉजिटिव यहाँ नेगेटिव हो गया, यहाँ मल्टीप्लाई कर दो, 4 1 जा 4, 4 - 3 /4, एलसीएम जैसे लेते हैं, 4 में से 3 गया तो 1 बचा, 1/4। तो हमारे पास कॉस स्क्वायर थीटा है, तो हम यहाँ ले लेंगे कॉस स्क्वायर थीटा = 1/4 पे, इन पर ले लेंगे हम रूट, क्योंकि हमें तो सिर्फ कॉस थीटा चाहिए, तो कॉस स्क्वायर है, जो कैंसिल कर देगा, रूट दोनों तो रूट ले लिया, तो ये बच जाएगा हमारे पास सिर्फ कॉस थीटा, और 1 का रूट 1 और 4 का रूट हो गया 2, तो कॉस थीटा बराबर है 1/2 के। लेकिन हमें पता है कि सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस थीटा जो है हमारे पास सेकंड, हमें थीटा के अकॉर्डिंग बताना ना, एंगल लाइन सेकंड क्वाड्रेंट, हमारे पास जो है सेकंड क्वाड्रेंट में सिर्फ साइन और कॉसेक जो है वो 2 पॉजिटिव होते हैं, बाकी सारे के सारे नेगेटिव होते हैं, तो यहाँ आ जाएगा -1/2। तो कॉस थीटा आ गया, क्या आ गया हमारे पास, कॉस थीटा सेकंड वाला भी निकल आया, ये आया -1/2। आप सबको पता है इसका रेसिप्रोकल क्या होता है, सेक होता है, तो ये दूसरा यहाँ से निकल आएगा, इसका रेसिप्रोकल कर दो तो ये हो जाएगा -2। चलो ये भी निकल आया, कितने हो गए, 4 हो गए। अब हमें पता है एक और चीज़ में, लेकिन नोट कर लो यहाँ से ये, अब हमें पता है कि जो हमारे पास टेंजेंट थीटा है,
टेंजन थीटा बराबर होता है साइन थीटा ओवर कॉस थीटा के। साइन बराबर है हमारे पास किस चीज़ के, साइन अभी आपने निकाला जो कि आया था √3/2 के, और कॉस जो आया था वो आया था -1/2 के। तो उसको सॉल्व कर लो। इसको सॉल्व करने का तरीका ये है, 3/2 ऐसे रहेगा, ये मल्टीप्लाई में हो जाएगा तो रेसिप्रोकल हो जाएगा, 2 ऊपर चला जाएगा और 1 नीचे, तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा √3 माइनस 1 भी है ना डिनोमिनेटर में, इस तरीके से, तो माइनस का √3 इस तरीके से आ जाएगा। अब आप सबको पता है कि टेंजन का जो रेसिप्रोकल होता है, मतलब इन्वर्स होता है, वो होता है कॉट थीटा। तो हम इसका रेसिप्रोकल कर देंगे, तो ये टेंजन वाला भी आ गया, एक बच गया कॉट, तो कॉट का आ जाएगा, कॉट थीटा आ जाएगा हमारे पास का रेसिप्रोकल 1/√3 माइनस का √3। ठीक है जी, इस तरीके से ये आए हैं सारे रेशोज, जो मैं इधर आपको नज़र आ जाएंगे सारे। देखो यहाँ पे दिखा देती हूँ दोबारा, अगर वहाँ खिचड़ी बन गई थी तो साइन ओवर कॉस, ये उसका रेसिप्रोकल कर दोगे, इन्होंने डायरेक्ट ले लिया है, यहाँ पे आप रेसिप्रोकल करके करिएगा, 2 ऊपर चला जाएगा, 3 नीचे चला जाएगा, ऐसे 2 ऊपर आ जाएगा और 1 इस तरह ये नीचे आ जाएगा, इससे कैंसिल हो जाएगा 2 से 2, फिर 1 बच जाएगा, 3 1 जा 3 और माइनस का 3। और इसी तरह कॉट थीटा बराबर होता है कॉस ओवर साइन के, आप सबको पता है, इसका ही रेसिप्रोकल भी डायरेक्ट आप ले लेते हैं, एक ही बात थी, इतना बड़ा करने की ज़रूरत ही नहीं थी, सिंपल आपको पता है टेन का जो इन्वर्स है वो होता है कॉट होता है, तो उसको उल्टा घुमा के लिख दो, ये -3 है तो आप लिख दोगे 1/√-3। इसके लिए चैनल पर चले जाएं और जो मैंने आप लोगों को डिटेल में एक्सरसाइज करवाई है ना बेटा, बस उसको आप फॉलो कर लें। एक्सरसाइज 30.3 में मिलेगा आपको ये वाले सवाल, कहाँ मिलेंगे, 30.3 में मिलेंगे। मैंने आई थिंक क्वेश्चन नंबर 6 7 करवाया था, ये वही सवाल है जो आपका एग्जाम में आया हुआ है। ठीक है जी, अच्छे तरीके से वहाँ से डिटेल लेक्चर को जाकर देखें, बोर्ड पर एक्सप्लेन किया, बहुत अच्छा समझ में आ जाएगा। यहाँ पे भी यही कह रहा है कि टेंजन थीटा जो है वो हमारे पास बराबर है, यहाँ पर दिया गया है 1/2 के, और लाइन सेकंड क्वाड्रेंट। अच्छा जी, यहाँ पे अब की एक मिस्टेक है, यहाँ देख लीजिएगा, जो टेंजन थीटा है ना, यहाँ पे 1 मिनट, ये आपका माइनस टेंजन थीटा है, यहाँ -1/2 दिया गया है, ये बुक यहाँ भी इन्होंने मिस्टेक कर दिया है, ये टेंजन इस तरीके से है। ठीक है, ये सवाल भी सेम एज इट इज़ वही होगा, और यहाँ भी सेकंड क्वाड्रेंट में साइन एंड कॉस पॉजिटिव होंगे, बाकी सारे के सारे नेगेटिव होंगे, उसी तरह करोगे। पहले आप सबको पता है टेंजन दिया है, एक चीज़ दी गई है, एक चीज़ हमें मालूम है, टेंजन थीटा बराबर है -1/2 के। अब इसका एक पहला रेशो तो दे दिया गया, रिमेनिंग 5 रेशोज फाइंड करने। टेन का इन्वर्स क्या होता है, कॉट होता है ना, दूसरा वाला क्या होता है, कॉट होता है, तो आप कहोगे कॉट, इसका रेसिप्रोकल कर दो, पहले इसका रेसिप्रोकल करो, क्या होगा, -2 हो जाएगा, 1/2 का रेसिप्रोकल -2, कॉट दी हो गया सेकंड, पहला हो गया, ये दूसरा हो गया। ठीक है, अब तीसरा निकालो, तीसरा कैसे निकालोगे, इस तरह निकाल लो तीसरा। देखो आप कहो यहाँ पर कि 1 + टेंजन स्क्वायर थीटा बराबर होता है सेक स्क्वायर थीटा की, यही पढ़ा आपने आइडेंटिटीज़ में। 1 + टेंजन थीटा गिवन है जो कि -1/2 है, और सेक थीटा जो है सेक स्क्वायर थीटा है। ये ब्रैकेट को ओपन कर लो तो ये हो जाएगा 1 + 1, ये मल्टीप्लाई भी कर सकते हो सिंपली, 1 का स्क्वायर है, इसके ऊपर स्क्वायर है, 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4, ये भी अब याद रखना है आपको, तो यूँ 4 हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा नेगेटिव साइन। ठीक है, तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा। अभी 4 1 जा 4 हो जाएगा, 4 1 5 हो जाएगा, 5 / 4, ऐसे 5/4 आपके पास हो जाएगा किसका, सेक स्क्वायर थीटा। सेकंड क्वाड्रेंट में सिर्फ साइन और कॉसेक पॉजिटिव होता है और बाकी सारे के सारे नेगेटिव होते हैं, तो यहाँ हम लगाएंगे -5/4 सेक स्क्वायर थीटा, ऐसे ही है। तो अच्छा, सेक थीटा, एक चीज़ और याद रखिएगा बेटा, अब इसका रेसिप्रोकल क्या होता है, वो कॉस होता है, तो आप क्या करोगे, इसका रूट भी आप ले सकते हो, इवन आप रूट ले लो इसका आप अगर रूट लेते हो, क्योंकि हमें सेक स्क्वायर थीटा नहीं सेक थीटा चाहिए, जब हम रूट लेंगे तो 5 का रूट तो 5 ही रहेगा, लेकिन 4 का रूट क्या हो जाएगा, √2 हो जाएगा ना, यहाँ से 2 हो जाएगा हमारे पास, तो इस तरह सेक थीटा हमारे पास आ जाएगा -5 / √2। रेसिप्रोकल, अब साइन का जो रेसिप्रोकल होता है सेक का, वो क्या होता है, देखो सेक थीटा क्या आया हमारे पास, वो आया हमारे पास -5/√2। अब इसी तरीके से अब हमें क्या करना है, अगर हम इसकी बात करें, सॉरी √5, आई एम सॉरी, और यहाँ पे 2 आएगा, इस पर रूट नहीं आएगा। अच्छा, इसका रेसिप्रोकल करना है, तो सेक का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा कॉस थीटा, जो हो जाएगा -2 / √5, मतलब इसका रेसिप्रोकल कर दोगे, ये भी हो गया। अगला वाला वो आप कैसे निकालोगे, नेक्स्ट वाला आप निकालोगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा =1। ये थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का सा रिमाइंड करवा रही हूँ आपको, आपकी इतनी अच्छी प्रैक्टिस हो चुकी है। अब बाकी आप लोगों ने अपने चैनल से देखना है, अगर डिटेल वीडियोस देखनी है चैनल पर चले जाए, क्योंकि इतनी लेंदी ये है, इनका पेपर कॉम्प्रिहेंसिव होता है, 1 2 3 4 इतना सारा कुछ दिया हुआ होता है इन्होंने,
तो पॉसिबिलिटी नहीं होती कि एक ही लेक्चर में इतना सारा कुछ बता दिया जाए। तो कॉस स्क्वायर थीटा है, तो अब इस कॉस की वैल्यू हमने क्या निकाली है, ये -2√5, ठीक है, यहाँ पुट कर दो और इज इक्वल्स टू 1, ये 5 है, ठीक है जी। अब ये 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, हमारे पास 4 हो जाएगा, और यहाँ पे 5 इसके ऊपर जो है रूट है, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो सिंपल 4/5 इज इक्वल्स टू 1 आ जाएगा। अगर डायरेक्ट यहाँ करूँ तो इस पूरी टर्म को उठा के इस तरफ ले जाऊँ 1 के पास, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 - 4/5, इसी तरीके से है ना। चलो यहाँ बनाकर दिखाती हूँ, यहाँ से ये चीज़ दोबारा समझा देती हूँ। ये ऐसे हो गया साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है जी, प्लस 4/5 इज इक्वल्स टू 1, ऐसे ही है। अब यहाँ पे इसको 1 के पास ले जाओ, तो ये साइन स्क्वायर थीटा ऐसे ही रहेगा, और ये 1 - 4/5 हो जाएगा। ऐसे हम ले लो, 5 1 = 5, 5 - 4 / 5, 5 में से 4 गया तो बचा 1 1/5, तो हमारे पास 1/5 आ जाएगा सिंपली। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर स्क्वायर लेना है, यहाँ स्क्वायर था तो रूट लगा लोगे तो दोनों पे रूट आ जाएगा सिंपल, ये डायरेक्ट कर लो यहाँ से, ठीक है जी, काट देगा, साइन थीटा बच जाएगा, ये हो जाएगा 1/√5 के। अब आपको पता है कि साइन का रेसिप्रोकल का इन्वर्स होता है कॉसेक थीटा, तो आप कॉसेक थीटा में क्या करोगे, इसका रेसिप्रोकल कर दोगे, साइन का हो जाएगा तो ये हो जाएगा √5 सिंपल। अगर मैं डायरेक्ट अपने तरीके से अगर लेकर चल रही हूँ, डायरेक्ट समझा रही हूँ, तो बेटा आप चैनल पर चले जाएँ और आपको सारे डिटेल लेक्चर्स मिल जाएंगे। अब मैं कोशिश करूँगी ज़्यादा चीज़ें ना समझाऊँ, आप लोग बस वहीं जाकर देखें सब यहाँ दिया हुआ है। अच्छा, ये वाला द पॉइंट इज़ मूविंग ऑन द सर्कल ऑफ द रेडियस इज 10 सेंटीमीटर। अच्छा, ये वाली चीज़ मैंने भी आप लोगों को डिटेल में सारे वो क्वेश्चन में डिटेल में एक्सप्लेन किए थे, ठीक है, तो ये भी आपने फ़िलहाल वहीं से करना है, यहाँ करवा देती हूँ आपको। देखो, आप सबको पता है कि अगर ये सर्कल है ना, ये अगर हम इसका एरिया फाइंड करें ना, तो हमें पता है अगर हम एंगल की बात करें तो पूरा 360 डिग्री होता है, और अगर हम रेडियंट की बात करें तो 360 डिग्री जो है ना, वो 2 रेडियंट के बराबर होता है, इस आप सबको पता है, ठीक है। अब यहाँ पे जो हमारे पास 10 सेंटीमीटर जो एक कहता है, एक पॉइंट इज़ मूविंग ऑन द सर्कल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर दिया गया है। पहले तो आपको मीटर में कन्वर्ट करो रेडियस को, तो 10 सेंटीमीटर है, तो 10 को डिवाइड करोगे आप पहले यहाँ पे 100 से, तो ये हो जाएगा 0.01 मीटर। आर यहाँ पे डायरेक्ट यहीं पे सॉल्व कर लो, आगे जाके बच्चे ने आगे जाके किया हुआ, इसको आप यहीं पे सॉल्व कर लीजिएगा, ये हो जाएगा 0.01 मीटर, ठीक है। और रेवोल्यूशन कितनी दी हुई है, वो दी हुई है 3.5, और एंगल दिया गया आप सबको पता है, वो 2π दिया गया आफ्टर 1 रेवोल्यूशन, मतलब थीटा जो है वो बराबर किसके है, यहाँ पे वो बराबर है 2π के, ये आप सबको पता है, स्टार्टिंग में इंट्रोडक्शन में बताया। इसी तरह एल जो है हमें फाइंड करना है, जो एल का फार्मूला हमारे पास क्या होता है, डिस्टेंस फाइंड करना है, इसका फार्मूला हमारे पास होता है एल इज इक्वल्स टू 2πr, ये फार्मूला होता है। इस फार्मूला के अकॉर्डिंग हम इसको सॉल्व करेंगे 2πr। देखो यहाँ पर कैसे सॉल्व करेंगे, एल इज इक्वल्स टू 2πr, ठीक है, L2 यहीं रहेगा, और ये जो पाई है इसका होता है 3.14, और R होता है 0.01, इनको आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर है 0.0628 मीटर हो जाएगा, और ये L है, ठीक है जी। पास 30.2 का क्वेश्चन नंबर 6 है, ठीक है। तो ये एल फाइंड हो गया, अभी सिर्फ हमने एल फाइंड किया, अब हमें आफ्टर 3.5 रेवोल्यूशन कह रहा है, ये इन्होंने हाफ सॉल्व किया, इसके आगे भी ये सॉल्व होगा, वो कहता है आफ्टर 3.5 रेवोल्यूशन। जो भी चीज़ समझ में नहीं आए तो क्वेश्चन नंबर लिखें और चैनल पर चले जाएं, बायोस्तानी जी लिख दिया करें, आपको वहाँ मिल जाएगा। तो एल डैश फाइंड करना है, तो ये आप लोगे 3.5 मल्टीप्लाई बाय जो आपके पास आंसर आया 0.0628, इसको आप इससे मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 0.2198 मीटर, ठीक है। आप इस तरह भी ले सकते हो और सेंटीमीटर में भी ले सकते हो। अगर आप सेंटीमीटर में लोगे इसका आंसर, अगर आप सेंटीमीटर में लेना चाहते हैं तो आपको 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इसको, ठीक है, तब आपका आंसर आएगा 0.19 को, जो 219 को अगर मल्टीप्लाई करोगे 100 से तो आपके पास आंसर आएगा 2.2 सेंटीमीटर, मतलब डिस्टेंस ट्रेवल बाय द पॉइंट से एल इज इक्वल्स टू 2.2 सेंटीमीटर। आपकी बुक में इसका आंसर मिस्टेक है, यही वाला इसका राइट ऑप्शन है, ठीक है जी, 2.2। इस तरह करवाया, इसी तरीके से कीजिएगा, पीडीएफ में समझ में आया तो इस तरह कर लीजिएगा। फ्रॉम द टॉप ऑफ लाइट हाउस 120 मीटर हाइट, मेजर ऑफ द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ अ शिप इज 18 डिग्री एंड 30 सेकेंड, हाउ फार इज़ द शिप फ्रॉम द लाइट हाउस। अच्छा जी, एंगल ऑफ आपको एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन मैंने आपको समझाया था कि देखो भाई, अगर एक बंदा है
अगर वो नीचे खड़ा है मतलब, ठीक है जी, और वो आपको ऊपर की तरफ, यहाँ समझो यहाँ सूरज है, ठीक है ना, ये ऊपर की तरफ देखता है तो हॉरिजॉन्टल, ठीक है, तो यहाँ पे बनने वाला जो एंगल होगा अल्फ़ा, वो एंगल ऑफ एलिवेशन होगा। अब यहाँ पे बात हो रही है टॉप की। फॉर एग्जांपल ये एक टावर है, ठीक है, जो दिया गया है 102 मीटर लॉन्ग। ये एक आदमी इसके ऊपर खड़ा हुआ है इस जगह पे। देखो ये आदमी, दो हाथ है, पाँव, दो टांगे भी बना देती हूँ लंबी सी इसकी, ठीक है जी। यहाँ पे खड़ा है और ये नीचे की तरफ देखता है ऐसे, तो यहाँ पे बनने वाला एंगल और यहाँ पे बनने वाला एंगल, ये दोनों एंगल क्या होंगे, आपस में बीटा लगा लो इसको। ये दोनों एंगल जो है ना आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, आप सबको पता है। ये एंगल ऑफ डिप्रेशन कहलाएगा। अब यहाँ पे ये 102 दिया गया है, उसकी बेस हमें फाइंड करनी है। मतलब वो कहता है कि आपकी शिप से लाइट हाउस जो है वो कितने दूर है, कि आपने एक्स फाइंड करना है यहाँ पर, ठीक है जी। तो ये आपको अगर ट्राइंगल के अकॉर्डिंग अगर आप देखो तो ये ट्राइंगल कुछ आपका इस तरह बन रहा है कि ये 102 है, 102 यहाँ लगा लो, 102 सही से, ये एक्स है और ये आपके पास आपकी हाइपोटेन्यूज़ है, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सा वाला आपके पास रेशियो इस्तेमाल होने वाला है, या तो साइन थीटा बराबर है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज़ के, दोनों चीज़ें मौजूद हों, और कॉस बराबर होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज़ के, जबकि टेंजेंट बराबर होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस के, ठीक है। सॉरी। अब यहाँ पे 18 डिग्री और यहाँ पे 30 सेकंड दिया गया, तो बेटा पहले इसको तो दोनों को आप पहले डिग्री में ले आओ। तो ये 18 सेकंड है और ये 30 डिग्री, 18 डिग्री या 30 सेकंड, तो ये ऐसे हो जाएगा 18 + 30 डिवाइडेड बाय 60। इसको भी पहले डिग्री में ले आओ, तो ये हो जाएगा 0 से 0 कटा, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6.5 हो जाएगा। तो ये 18.5 डायरेक्ट कर रही हूँ, दोनों डिग्री में आ गया, ठीक है, इसलिए 18.5 इस तरीके से आया है आपके पास, ठीक है। अब हम टेंजेंट थीटा लगाएंगे। टेंजेंट थीटा बराबर है परपेंडिकुलर अपॉन बेस के, और परपेंडिकुलर हमारे पास है 102 और बेस जो है वो हमें फाइंड करनी है, मतलब एक्स फाइंड करना है। और टेंजेंट थीटा, थीटा भी हमारे पास गिवन है जो 118.5 दिया गया। तो अब यहाँ पर लगा लें इसके आगे बेशक, टेंजेंट 18.5 इज इक्वल्स टू 102, नीचे है हमारे पास बेस मतलब एक्स। इसको फाइंड करना होता है, थोड़ा सा अरेंज कर लो, एक्स इधर चला जाएगा, एक्स बना लो, ये बी बना लो, आपकी मर्जी। तो ये हो जाएगा 102 और डिवाइड में आ जाएगा 18.5, डिवाइड कर लो, जो आंसर आएगा वो आपके सामने है, यहाँ पर है, ये रहा, देखें इस तरीके से, इसको नोट कर लीजिएगा PDF से, ठीक है। आगे आ जाएं। अब ये आपके पास प्रूफ एनी टू ऑफ द फॉलोइंग, ये आपने बेटा लेफ्ट साइड राइट साइड की इक्वल करनी है प्रूफ। ये मैंने आप लोगों को पहले, इसके लिए मुझे आपको सारा समझाना पड़ेगा अभी, सारे लॉस बताए, क्योंकि जब पूरे पेपर का सोल्यूशन देना होता है ना बेटा, तो हर तरह की चीज़ें आ रही होती हैं और मेरी कोशिश होती है कि मैं आपको हर चीज़ एक्सप्लेन करूँ। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसके लिए मुझे पहले आपको आइडेंटिटीज़ बतानी पड़ेंगी, कुछ बेसिक बताना पड़ेगा। उन बेसिक के लिए जब आप चैनल पर जाके इस एक्सरसाइज को सर्च करोगे, उसका इंट्रोडक्शन आपको वहाँ मिलेगा, तो उससे आपको सिर्फ ये 2 सवाल नहीं जो प्रैक्टिकल सेंटर में आए हुए, इस तरह के सारे सवाल आप इजीली फिर सॉल्व कर लोगे अगर वो वहाँ से इंट्रोडक्शन देख लोगे। तो बेसिकली इसको देखने के लिए पहले आपको इंट्रोडक्शन देखना पड़ेगा। तो ये सारे सवाल आप मेरे चैनल से जाके देखेंगे, आपको सोल्यूशन मिल जाएगा इसका, लेकिन आप यहाँ से चैनल से जाके इनको देख के अपना जो है कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिएगा। फिर भी कोई इशू हो तो बता दीजिएगा, दोबारा से मैं आप लोगों को बता दूँगी। ये थ्योरम्स भी मैंने यहाँ पे इसमें बता दिए थे। प्रूफ दैट द परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल टू अ कॉर्ड इज बाइसेक्टेड, यहाँ पे सोल्यूशन मिलेगा आपको इसका। प्रूफ दैट इफ 2 सर्कल्स टच एक्सटर्नली द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स इज इक्वल टू द सम ऑफ देयर रेडियाई, यहाँ पे भी इसका सोल्यूशन आपको मिल जाएगा। सारे मतलब थ्योरम जो है सॉल्व किया। मोस्ट इंपॉर्टेंट 23.1 पाइथागोरस थ्योरम मैंने आपको कहा था कि आएगा और इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ये आया। और ये देखिए मैंने अपने गैस पेपर में भी आपको दिया था, ये PC में भी आया, ये कर लीजिएगा। इसको आप इस तरीके से मत कीजिएगा जिसमें इस तरह हुआ, जो मैंने तरीका आप लोगों को इस पर सॉल्व वीडियोस बनाई थी ना चैनल के ऊपर, उनको देख के अपनी प्रैक्टिस कीजिएगा। बहुत आसान तरीके से किया था। ये भी आपके पास जो है इंटरनल बाइसेक्ट ऑफ एंगल ऑफ अ ट्राइंगल, डिवाइड द साइड अपोजिट टू इट, द रेशियो ऑफ द साइड्स कंटेनिंग द एंगल्स, ये वाला भी ये देख लीजिएगा, यहाँ पे सॉल्व हुआ हुआ है ना, जहाँ समझ में है वहाँ से कर लीजिएगा। फिर आपको क्रैमर रूल मैंने आपको कहा था कि आपको लॉन्ग का पार्ट कवर करेगा, अल्हम्दुलिल्लाह ये आया हुआ है, ये भी आपने करना है, ठीक है जी। पहले आपने मैट्रिक्स निकालना है, यहाँ पे एडजॉइंट निकालते हुए इन्वर्स निकालना है, डिटर्मिनेंट निकालना है और फार्मूला में पुट कर देना है। ये भी आपको 19.2 में मैंने डिटेल में 2 ही सवाल हैं क्रैमर रूल के, याद रखिएगा। आपकी अगर आपको कोई कहे ये 2 सवाल हैं इनमें से एक आ जाएगा, तो आपको क्या करना चाहिए, घोल के पी लेना चाहिए ना, बस घोल के पी जाइएगा इन दोनों सवालों को, ठीक है जी। अच्छा जी, आगे आपके पास यहाँ पे आपने एडजॉइंट निकालना है, ठीक है जी, और एग्जिस्ट करेगा कि नहीं करेगा ये भी निकाल लीजिएगा। ऑर्डर ऑफ मैट्रिसेस के अकॉर्डिंग ये भी आपने मैट्रिसेस करना, बहुत लॉन्ग है, इसके लिए आपको इंट्रोडक्शन देना पड़ेगा, फिर यहाँ पे सॉल्व करवाना पड़ेगा। तो बेहतर ये है कि आपको जहाँ पे सॉल्व हुआ हुआ है, और क्योंकि इसमें बोर्ड पर रिकॉर्डेड में नहीं समझाया जा सकता जैसा कि वहाँ समझाया गया है जो मैंने आपको समझाया है, ये भी आप वहीं से कीजिएगा। अल्फा एंड बीटा आर द रूट ऑफ द इक्वेशन, ठीक है जी, यहाँ पे आपको सॉल्व मिलेगा, मैंने देख लिया था, बिल्कुल ठीक हुआ है ये।
और आप समझ लीजिएगा, और नहीं समझ में आया तो वहाँ जाके देख लीजिएगा। इसके दोनों सवाल हैं, इसी तरीके से होंगे। ठीक है जी। आगे ये देखें, सरकमस्क्राइब बनाना है, मतलब एक ऐसा सर्कल बनाना है जो किसी भी वर्टिसेस के ट्राइंगल के वर्टिसेस को छू कर गुजरे। ये 3 वर्टिसेस हैं, इनको छू कर गुजरने वाला सर्कल आपने जो है बनाना है। पहले आपने जो भी मेजरमेंट दिए इसके अकॉर्डिंग आप पहले अपना ट्राइंगल बना लें। ए बी जो 6 सेंटीमीटर, बी सी 5 सेंटीमीटर, ए सी 7 सेंटीमीटर। आपको पता है 19 चैप्टर कितना मैंने आप लोगों को डिटेल में समझाया। इस तरीके से सर्कल आपके पास इनकी वर्टिसेस को छू कर गुजरने वाला ट्राइंगल बनेगा। ठीक है जी। इनकी कंस्ट्रक्शन देख लीजिएगा। कंस्ट्रक्ट द गिवन ट्राइंगल, पहले ए बी सी बना लो, व्हाटएवर जो भी मेजरमेंट दी गई है। ड्रॉ द परपेंडिकुलर बनाना है, बाइसेक्ट एनी 2 साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल एंड मार्क ओ व्हेन दे मीट, टेकिंग ओ एट द सेंटर एंड देन ओ ए ओ बी एंड ओ सी द रेडियस ऑफ कंस्ट्रक्ट दैट सर्कल। ठीक है जी, बहुत ईजी सी वर्डिंग बता दी गई थी इसमें। इसको देख लीजिएगा। आगे है 2 टेंजेंट्स ड्रॉ करने हैं आपने यहाँ पर। ये वाला सवाल भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी देख लीजिएगा। ये सब मैंने जो आपको इंपॉर्टेंट बताया उसके अंदर से ही आए हुए हैं। फिर आपके पास यहाँ पे आपको वेरिएंस फाइंड करना है। वेरिएंस फाइंड करने के लिए ग्रुप डेटा दिया गया है। जब आपके पास इस तरह नंबर ऑफ टॉक्स पीरियड इस तरह आ जाए, ये आपके पास इस तरीके से इंटरवल आता है, तो आप क्लास इंटरवल ये आई है, इसको आई बना लीजिएगा। क्लास इंटरवल है तो आपने क्या करना है, यहाँ पे पहले एक्स फाइंड करना है। मिड पॉइंट कैसे निकलता है, इन दोनों को प्लस करो, 2 से डिवाइड करते जाओ। सेकंड कॉलम फ्रीक्वेंसी का होगा और एक्स माइनस मीन करना है। पहले तो आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, मीन फाइंड करना पड़ेगा। मीन कैसे निकलता है, यहाँ पे मीन निकालोगे जो निकलेगा समीशन एफ एक्स इंटू डिवाइडेड बाय समीशन एफ। तो समीशन एफ एक्स कैसे निकलेगा, पहले एक एफ एक्स निकालना पड़ेगा, एक कॉलम बनेगा, उसमें से एफ एक्स निकालोगे। एफ एक्स निकालने के बाद समीशन एफ करके मीन निकालोगे। जब मीन निकल आएगा, यहाँ 2 कॉलम जो है मेरे ख्याल में बच्चे ने नहीं बनाए हैं ये रहे, डायरेक्ट एफ एक्स निकाला है इन्होंने ना, ये रहा। फिर एफ का और पहले मीन तो निकाला ही नहीं है यहाँ पर। एक मिनट, मीन का कॉलम कहाँ है, ये डायरेक्ट मीन निकाल लिया इन्होंने। ये इसके लिए कॉलम बनेगा मीन का, जो कि आपके पास एक्स होगा और एफ होगा। मतलब हर क्लास इंटरवल जैसे कि दिया गया है ना, ये इन दोनों को 1 to 5 है फॉर एग्जांपल, 1 + 5 डिवाइडेड बाई 2 यहाँ करोगे। फिर 6 + 10 है तो 6 + 10 डिवाइडेड बाई 2 यहाँ करोगे। फिर जो जो एक्स आता जाएगा उसको एफ से मल्टीप्लाई करते जाओगे। तो यहाँ पे ये एफ फ्रीक्वेंसीज लिख देना और यहाँ पे आ जाएगा एफ एक्स, मतलब तो फिर एक एक फ्रीक्वेंसी का एक कॉलम बता जाएगा एफ एक्स। इनका होल सम चाहिए होता है हमें, समीशन एफ एक्स और सम एफ, मतलब होल फ्रीक्वेंसी का सम और एफ एक्स का सम। ये मीन आता है। जब मीन आ जाएगा 40.5 या 405, फिर हर फ्रीक्वेंसी में हर ऑब्जर्वेशन में से उसको माइनस करते जाओगे तो एक्स माइनस मीन आता जाएगा। फिर उसका स्क्वायर लेते जाओ साथ साथ। इस तरीके से आपको डिटेल लेक्चर इसी का भी आपको चैनल पे ही मिलेगा, जाहिर है। ठीक है, पूरी ऑब्जर्वेशन यहाँ पे मिलेगी। रेंज निकाली है, फिर इन्होंने अर्थमेटिक मीन वेरिएंस निकालना है इस फॉर्मूला में डाल के। बेसिकली हमें चाहिए था समीशन एफ एक्स माइनस मीन का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय समीशन एफ। ठीक है, इनकी वैल्यूज़ को पुट करोगे, ऑब्जर्वेशन 50 है और डिवाइड कर दोगे। सेकंड सवाल लास्ट देख लीजिए, बस ये करके अपने वाइड अप करते हैं, अपने लेक्चर को ख़त्म करते हैं। थक गई हूँ मैं भी। मीडियन और मॉड जो है फाइंड करना है। ये क्लास एल नहीं है, क्लास आई है, क्लास इंटरवल है, ठीक कर लीजिएगा। ठीक है जी। अब करेक्शन करवा के मैं आपको ये PDF डिस्क्रिप्शन में दूंगी, ऐसे नहीं दूंगी। जो जो चीज़ें मैंने यहाँ पे आपको बताई हैं वो सब करेक्शन हो के आपको PDF डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, थोड़ा वेट करना पड़ेगा उसके लिए। ठीक है जी। अब आपको मीडियन एंड मॉड फाइंड करना है। मीडियन मॉड फाइंड करने के लिए पहले आपको फॉर्मूला देखना पड़ेगा, L+H/F। सम एफ भी कह सकते हो इसको, एफ भी कह सकते हो, एफ डिवाइडेड बाई 2 माइनस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी CF। ठीक है जी। ठीक है, अब हमारे पास लोअर क्लास बाउंड्री ऑफ द मीडियन ग्रुप 34.5 है। देखो यहाँ से देखते हैं, ये कहाँ से देखते हैं, इस चार्ट से देखते हैं। देखो ये सबसे पहले ये जो एफ़ है ना, सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी होती है, ये एफ़ होती है हमारे पास। ठीक है, और सबसे नीचे इन सबका जो सम होता है ना, टोटल सम, वो सम एफ़ लगा लो, ये एन लगा लो, 84 होता है। ठीक है जी। अब हमारे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कहाँ देखनी पड़ती है, इस एफ वाली लाइन की जाओ, इसके ऊपर वाली प्रीसीडिंग वैल्यू, ये 27 क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होती है। ठीक है, और हमारे पास लोअर क्लास बाउंड्री ऑफ द मीडियन ग्रुप, ये हमारे पास एल होता है। ठीक है, इस तरीके से करके निकलती है। डिटेल लेक्चर सब चैनल पे मौजूद है। फॉर्मूला पुट करो, यहाँ पे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लिखो, अगर चाहो तो इस एन की जगह पे एफ भी लिख सकते हो, कोई इशू नहीं है। ठीक है जी, पुट करना है, अपना आंसर निकाल लेना। मॉड के लिए बहुत आसान फार्मूला होता है, जो मैं आपको Δ1 डिवाइड बाई Δ1 + Δ2 बताती हूँ, उस वाले फार्मूला से भी कर लीजिएगा मॉड, ग्रुप डेटा से निकालना, वो भी चैनल पे मौजूद है। ठीक है जी, इस तरह आपने फॉर्मूला में पुट करना और अपना आंसर ले आना। जी स्टूडेंट्स, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए। आप लोगों के लिए बहुत मेहनत करके मैं इस तरह PDF प्रिपेयर करते हैं, आप लोगों को लेक्चर देते हैं। अगर जल्दी जल्दी दिया है तो वो भी बता दीजिएगा। पहले सोच रही थी किसी तरह PDF दे दूँ, फिर सोच रही थी थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूँ। अब मैं आपका मॉडल पेपर का सोल्यूशन इंशाल्लाह वो मैं आपको बोर्ड पर एक्सप्लेन करूँगी 1 by 1। ठीक है जी, एक एक सवाल को बहुत डिटेल में समझा के। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब। मिलते हैं इंशाल्लाह ताला इस तरह की हेल्पफुल वीडियोज़ के साथ। जब तक के लिए